मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? और अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे बताओ, आ रही है तो ओके लिख के लिख दो सब लोग पहले तो। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? फाइन। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो सबसे पहले तो धीरे आ रही है सर रोटी, ठीक है धीरे आ रही है तो थोड़ा अपना साउंड जो है उसको बढ़ा लो। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है। ओके। लाउड एंड क्लियर। तो इसका मतलब कुछ जगह लाउड एंड क्लियर है, कुछ जगह नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग। जिसके साथ नहीं है वो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को सेट करे। अच्छा, ये भी एक क्लोज करना है सिस्टम, इसको एक सेकेंड। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। और शुरुआत क्या है? तो बेसिकली अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैं एथिक्स के पेपर के साथ साथ हम ओवरऑल बात करेंगे। मैं पूरा ओरिएंटेशन दूंगा, पहले थोड़ा सा तो मैं यूपीएससी पेपर के बारे में और फिर अपन एथिक्स के पेपर पे जाएंगे। आई होप दैट इज बेटर। या फिर अगर कोई और तरीका अपनाना चाहो तो वो देख लेते हैं अपन। बताओ सही है ये? ऐसे ही चलें अपन। एक बार हल्का सा मैं यूपीएससी मेंस की जो सेटअप है उसका आइडिया दे देता हूँ, फिर अपन उसके बाद एथिक्स की बात करेंगे। और कोशिश अपन यही करेंगे, इंटरेक्टिव ही रखेंगे। ठीक है, यस आ गया है। और कैसे अपन इसको फुलफिल करेंगे वो सारे आइडियाज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे हम इस आंसर राइटिंग को लाइव करेंगे। क्योंकि ये भी एक टफ टास्क था हमारी टीम के सामने कि ऑनलाइन आंसर राइटिंग आप पढ़ा तो सकते हो ऑनलाइन, लेकिन आंसर राइटिंग को कैसे करेंगे वो थोड़ा सा टफ टास्क था। तो हमने उसका एक आइडिया निकाला है, जैसा कि मैंने प्री के टाइम पे भी कुछ एक इनोवेशन लेके आए थे, तो मतलब सॉल्व किया। और यही हम सबको आपको मिलके करना है कि कैसे चीज़ें की जाएं। हाँ, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। ठीक है। हाँ, तो चलो सबसे पहले यूपीएससी मेंस की बात करते हैं। यूपीएससी मेंस होता है, इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। एक ऐसे का पेपर होता है जो 250 मार्क्स का होता है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं, वो भी 250 मार्क्स के होते हैं, लेकिन वो क्वालिफायर कहलाते हैं केवल। और उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, उसमें आपको स्कोर जो है आपका उसका मेंस में नहीं जुड़ता है। इसके साथ साथ आपके ऑप्शनल का पेपर होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। और पार्ट 1 या पार्ट 2 आप कह लीजिए उसको। हर पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2। तो ऐसे कुल मिला के आपके 1000, 250 और 500, 1750 नंबर टोटल यूपीएससी के मेंस में मिल के आते हैं। ठीक है, 1750 नंबर। और फिर 275 आप सबको पता होगा कि इंटरव्यू के मार्क्स हैं 275। तो ऐसे 2025 टोटल मार्क्स हो गए आपके, जिनमें से आपकी फाइनल रैंकिंग निकाली जाती है। अब बात आती है कि इसमें किस तरीके से अपन को अच्छा स्कोर लेके आना है, हम लोग कैसे अच्छा स्कोर लेके आए। तो सामान्यतः जो एक अनुभव रहा है पिछले 7-8 सालों का, जब से जीएस का पैटर्न आया है। ऑप्शनल का पैटर्न पहले हुआ करता था 2013 से पहले, बिफोर द ईयर 2013 टिल 2020, 12, सॉरी नॉट 20, 12 तक क्या होता था, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और 2 जीएस के पेपर होते थे। तो उसमें जिनका ऑप्शनल बहुत अच्छा होता था वो लोग बहुत अच्छा स्कोर करके रैंकिंग आते थे। लेकिन जब से सिंस द ईयर 2013 it has a huge change. there's a this is a huge change in the history of यूपीएससी की इन्होंने। और इवन पीपल हैव आस्क्ड कि जो अभी सिंगल ऑप्शनल का पेपर चल रहा है उसको भी चेंज किया जाए, उसको भी बदल दिया जाए। ठीक है, वो यूपीएससी जब करेगा तब करेगा।
लेकिन आज की तारीख में जो चेंजेस चल रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। आज की तारीख में जीएस पे फोकस करके ऑप्शनल पे अच्छे मार्क्स लेके इस तरीके से आपको लेके आना है। अब बिंदु ये आता है कि भाई क्या जीएस में कितना मैक्सिमम स्कोर है, कितना एवरेज स्कोर है और कितना लोअर स्कोर है। वहीं अगर मैं टॉपर्स के मार्क्स देखूं तो आप सब में मेरा ओरिएंटेशन का जो लेक्चर होगा, फर्स्ट एथिक्स का जो ओरिएंटेशन का लेक्चर होगा, एथिक्स के बारे में मैंने उसमें बात की थी। बट उससे पहले मैं आपको ओवरऑल ये बता देता हूँ कि टॉपर्स जो हैं उनके ऑप्शनल में, एथिक्स के पेपर में, ऐसे के पेपर में मार्क्स एक्सेप्शनली जीएस की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं। यही आपकी रैंकिंग बनाता है। कहा जाता है कि आपको लिस्ट में लेके आएगा एथिक्स और ऐसे का पेपर और आपकी रैंकिंग बनाएगा ऑप्शनल, या फिर इसको वाइस वर्सा कर दो। जीएस तो आपको एवरेज लेके चलता है। जीएस का मतलब है पेपर 1 2 3 जो 3 पेपर है वो आपको एवरेज लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, आप फाइट में हो, आप रेस में हो, आप फाइट कर लोगे। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्कोर पे आपको मेंस में फोकस किस पे करना है। तो ये 3 डायमेंशन मैंने आपको बता दिए, 3 चीजें उन पे तो स्पेशली फोकस करना है। बाकी में ऐसा नहीं कि उनको आपको छोड़ देना है, लेकिन फोकस आपको इन तीनों पे जरूर करना है। 3 कौन से, वापस बता देता हूँ, एथिक्स, ऐसे और आपका ऑप्शनल का पेपर। रही बात 3 जीएस की पेपर की, तो उनमें भी जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो यूपीएससी मार्क्स नहीं देती है भैया। सीधी सीधी बात है ये मैं आपको बता दूं, इतनी आसानी से मार्क्स नहीं मिलते। अब बात आती है कि मेंस क्या कहानी है। क्या मेंस में केवल पढ़ने से काम चल जाता है, या मेंस में क्या स्पेसिफिक पढ़ना होता है क्या, या मेंस में कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या मेंस में सर हम कोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। हर दिन कितनी आंसर राइटिंग करें, कितने क्वेश्चन लिखें, और उन क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ से चेक कराएं। ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग एक एक क्वेश्चन, 25 पीपल आर हियर राइट नाउ, तो लेट से मैं ये मान के चलता हूँ 20 जो लोग हैं वो आप एक एक क्वेश्चन मुझे मैसेज करके दें कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके आऊँ कि आज की ओरिएंटेशन क्लास से मुझे ये पता चलना चाहिए। तो प्लीज आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। तो आप इन 2 मिनट्स में अपना जो एक्सपेक्टेशन है, फिर आपकी कोई भी क्वेरी है वो लिख के डालो। आई कैन रीड देम एंड आई आंसर देम, और फिर अपन अपना ये जो पूरा ओरिएंटेशन का लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करो, लिखो कुछ ना कुछ। मैं वापस से रिमाइंड करा दूं, ये जो समय दे रहा हूं मैं आपको 2 मिनट का, ये इसके लिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। आपके कोई सवाल हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक तो कि भाई इस सेशन से आपको ये चीज मिलनी चाहिए। दूसरा, आपका कोई सवाल हो मेंस से रिलेटेड, आप वो क्वेश्चन डालो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लगातार आए हैं। ठीक है, ठीक है। 6 लोगों के क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ, 10 सवाल आ गए कम से कम मेरे लिए, तो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो अपन सेलेक्टिवली चलेंगे, सेलेक्ट मतलब नंबर वाइज चलेंगे, कोशिश नंबर वाइज करेंगे, और अगर हो सकता है कि क्लब किया जा सकता है किन्हीं 2-3 क्वेश्चंस को। और इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि और भी बहुत सारे सवाल है तो यू आर फ्री टू आंसर सॉरी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू हैव। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन साहिल कौशल जी का आया है, उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट टाइमर्स के लिए क्या एडवाइस है। तो देखो फर्स्ट टाइमर्स, कभी सबने कोई ना कोई साइकिल या व्हीकल चलाया ही होगा, ठीक है। तो पहली बार जब साइकिल पे आप बैठे होगे तो क्या समझाया होगा आपको कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जो भी आपके साथ होगा, दोस्त होगा, पिताजी होंगे, बड़ा भाई होगा, या छोटी बहन जिसकी है तो उसका बड़ी दीदी, या फिर कोई ना कोई साथ में खड़ा होगा, उन्होंने यही कहा होगा तू तो चल, मैंने तुझे पकड़ रखा है। तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइमर्स जो है वो ये हैं, तुम तो लिखना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, स्टडी क्लोज तुम्हारे साथ खड़ा है। ठीक है, पहली चीज फर्स्ट टाइमर्स के लिए सीधी सीधी बात है, क्योंकि अभी केवल साइकिल पे बैठ के पेडल मारना जरूरी है, गिरने में दूंगा नहीं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट, कि आप न गिरें, तो गिरने में दूंगा नहीं, लेकिन पेडल तो मारना पड़ेगा यार। मैं धक्का दे भी दूंगा ना, तो भी जब तक पेडल नहीं मारोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, वो धक्का केवल मेरे हाथ का धक्का होगा, वहीं तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आपको लवासना यानी आईएएस की एकेडमी में पहुंचना है तो पेडल आपको मारना पड़ेगा, पेडल मारो। मैं वापस कहता हूँ, मैं आपको सहारा देने के लिए वो खड़ा हूँ। अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो जो दो चक्के होते थे ना छोटी साइकिल्स में आपने देखे हैं, वो 2 चक्के मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप उस साइकिल को चलाना सीख जाओ। तो साहिल जी, ये आंसर राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए एडवाइस है, क्योंकि आंसर राइटिंग का ओरिएंटेशन क्लास है, इसलिए मैंने ऐसी बात की। अगर वो यूपीएससी से रिलेटेड ओरिएंटेशन क्लास होती तो उसके लिए और डिटेल बात करते। तो आपके इस पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने इस हिसाब से दिया, तो आई होप ये आपका बेसिक चीज जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स वाई जेड साहब का, कैन वी आंसर अकॉर्डिंग टू अवर आइडिया एल्स फॉलोइंग अ बुक फॉलोइंग द बेसिक रूल्स ऑफ एथिक्स। बिल्कुल एक्स वाई जेड साहब, आपको अपने आइडिया से ही आंसर करना है, लेकिन अपना आइडिया कैसा होना चाहिए, जो सामने आपको एक शब्द दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है मैंने, एथिकल कॉम्पिटेंस, नॉट द नॉलेज अबाउट एथिक्स। ये आइडिया एथिकल कॉम्पिटेंस का होना चाहिए आपका, आपके कोर में एथिक्स होनी चाहिए, वो आंसर अपने आप निकल जाएगा आपका सही। तो दैट्स द पॉइंट। तो ये आपको अपने आइडिया से ही आंसर करने हैं, लेकिन उस आइडिया में आपकी जो नॉलेज है, आपका कॉम्पिटेंस है, वो एथिकल होना चाहिए। बाकी और डिटेल में बात करूंगा, हर एक कई क्वेश्चंस के एग्जांपल लूंगा, सिलेबस जो है मैं अभी सब बताता हूँ। ठीक है, अमृत बनर्जी जी का है, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर विद गुड सॉल्यूशन, हाउ टू मार्क्स आर अलॉटेड। बिल्कुल, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। मैं इवन आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस साल में पूछे गए हैं, कितना वेटेज उनका रहा है, और कैसे कैसे उसमें मार्किंग आई है, हम कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ये सारा मैं बताऊंगा अमृत जी, डोंट वरी। नेक्स्ट है अर्पित पंवार जी का क्वेश्चन, सर अभी मेरी एनसीईआरटी चल रही है, 3-4 दिन हुए हैं और अब लाइव सेशंस होंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग भी होगी, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो सब एक साथ कैसे मैनेज करूं। आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस को एक दिन में लगभग 340 से ज्यादा लेटर साइन करने होते हैं। ये तो मैं वो लेटर बता रहा हूँ जो उसे केवल साइन करने होते हैं, इसके अलावा उसके पास पता नहीं कितने सारे काम होते हैं। तो जब वो काम करना जा रहे हो आप, तो ये जो चीज है ना जो आपके हाथ में, तो बहुत छोटी सी है। फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, इतना काम होता है कि आप करने वाले के लिए होता है ये, और मैं बता दूं आपको करने वाले के लिए होता, नहीं तो लोग ऐसे पोस्टिंग भी ले लेते हैं जहाँ उनको कोई काम नहीं होता। तो अगर आपको समाज के कल्याण, फिर उन जो गरीब तबके के लोग हैं, या फिर जो डाउन प्रूडेंस हैं, वीकर सेक्शन है, उनके लिए कुछ स्पेशल करना है, तो आपको लीग से हटके काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो लीग से हटके काम करने का मतलब क्या है कि भाई आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। समझ गए इस बात को। कोशिश करो, मैनेज करो, टाइम निकालो, देखो 24 आवर्स में बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे कैसे आप इष्टतम उपयोग उसका कैसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं वैसी समस्या हर किसी के साथ नहीं हो सकती। हर किसी के साथ टाइम मैनेजमेंट की समस्या होती है, कि आपको ये पहचानना जरूरी कि आपका टाइम एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है। पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा कम कर दो एनसीईआरटी में। ठीक है, रोज 1 या 2 आंसर लिखना चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए एडवाइस थी, जैसे मैंने कहा कि पेडल मारना, यानी आपको हर दिन 2 या 3 आंसर तो लिखने ही हैं, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना।
Varun Kumar, for GS4 is your lectures are enough or we need to read some books as well like lexicon? But definitely lectures are not only enough, it depends आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है। ऑल्दो मैंने अपने हर लेक्चर में सवाल दिए हैं, मैं उनके आंसर भी डिस्कस करता हूँ। आप जैसे जैसे लेक्चर्स देखेंगे, आपने ओरिएंटेशन देखा होगा तो भी मैंने बहुत सारी, पहले 2 लेक्चर देखे होंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की होंगी। जिसने, मैं आपको सलाह दूंगा, जिसने मेरे एथिक्स के ओरिएंटेशन के लेक्चर्स नहीं देखे, यानी पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, वो एथिक्स को शुरू करने से पहले पहला और दूसरा लेक्चर 1x स्पीड में देखे, 1.5x या फिर 2x स्पीड में न देखें। केवल और केवल यही रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे ख्याल से अपने इनिशियल लेक्चर्स में। उसके बाद के लेक्चर्स आप देखो 2x 3x 25x 30x में, जिसमें आपको देखना, जिसमें आप देखना चाहते हो। हियर 2x 3x इज द स्पीड, आई होप यू एवरीबडी नोज दिस। तो पहले 2 लेक्चर केवल आप 100% आप अपनी जेन्युइन स्पीड यानी 1x से देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ध्यान रखना। एथिक्स में यस लेक्चर्स आर एनफ, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो जरूर आपको करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों की लैंग्वेज क्रिएशन के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ सकती हैं, और यूपीएससी है यार, देखो वरुण कुमार जी मैं आपको बताऊं, कभी कभी इसमें लगता है कुछ भी एनफ नहीं, और कभी इसमें लगता है यार इतना ही एनफ है। इट डिपेंड्स है कि आप उसको कितना अच्छे से ग्रेस्प कर पा रहे हो, ठीक है। दीक्षा पांडे जी ने पूछा है कि सर, अरे पांडे जी नमस्कार सर, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आई मीन विद विच सब्जेक्ट आई शुड स्टार्ट एज आई एम ए बिगनर। अच्छा तो यार ये मेरे ख्याल से दीक्षा ये सवाल ना अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फिर मैं इसको थोड़ा लास्ट में लूंगा। ये आज का लेक्चर करते हैं अपन, आज का लेक्चर आंसर राइटिंग पे है, तो मैं इसको लास्ट में लेना चाहूंगा, क्योंकि जो आंसर राइटिंग वाले हैं वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सुनीता जी का क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग पहले देख लिखें, अच्छा पहले दिन लिखना चाहते होंगे शायद आप, मुझे पता नहीं है। आई थिंक यू वांटेड टू राइट पहले दिन। पहले दिन से तो मत लिखो, लेकिन हाँ जैसे अब एथिक्स आपने 5-6 लेक्चर लिख सुन लिए हैं, तो फिर आप लिखना शुरू करो। इवन देखो, पहले दिन से लिखने में कोई लॉस नहीं, बस मैं इतना कह सकता हूँ। अगर आप डीमोटिवेट नहीं होते हो लाइफ में अपने, जैसे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, मेरा मानना है ठीक है कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ बिंदु महत्वपूर्ण क्या है कि वेदर यू आर गिविंग योर सेल्फ और नॉट, मतलब आप अपने हृदय के जो भाव हैं, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, आर यू एबल टू एक्सप्रेस दोज इन योर आंसर्स। कोई भी भाव आए, एक तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस जो पहले हुआ करती थी पहले के लोगों में, वो अपन लोगों की समाप्त हो गई है। तो लेटर राइटिंग बहुत अच्छी कला थी, जिससे आप इंसान अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाता था। आंसर राइटिंग में चैलेंज यही आता है कि आप वस्तुतः जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही तरीके से। तो ठीक है पहले 2-5 दिन मत लिखो, लेकिन उसके बाद लिखना जरूर शुरू करो, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो मेंस में आई गारंटी कि नोबडी कैन पास यू। कोई, इसे कहते हैं ना माइकल आली शब्द है जो मुहावरा है, आपको आईएएस के मेंस में पास नहीं करा सकता अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो। इसलिए ठीक है, तो सुनीता जी आंसर राइटिंग लिखना शुरू करें। शालू शर्मा जी के सर ये 2023 के मेंस के लिए, बिल्कुल 2023 के मेंस के लिए भी, और इस बार जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ओरिएंटेशन क्लास काम की, क्योंकि एथिक्स के आंसर तो उन्हें लिख के आने ही आने हैं, दोनों के लिए ही है। क्योंकि आपको अगले साल लिखना है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन, आपको तो फायदा है कि आप अगले साल जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको अभी से देख लो, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी कॉल आपका, इफ़ यू वॉन्ट डोंट वांट टू वॉच द वीडियो, यू आर फ्री, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट, बट हाँ इस बार जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम का है, तो वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है आनंद जानी ने पूछा है कि सर आप एक बार पैटर्न समझा देना कि किस कैसे लिखते हैं मैं, हाँ डेफिनेटली, इसीलिए तो अपन हाँ ये ओरिएंटेशन और बाकी चीज़ें अपन ने रखी हैं, ठीक है। तो ये अपन मैं बात करूंगा डेफिनेटली। याशी त्रिवेदी हैं, मेंस में कितने क्वालिफाइड पेपर होते हैं, कितना परसेंटेज है क्वालिफाइड का? 2 पेपर हैं याशी, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करने के पेपर होते हैं, और आई थिंक 30% है, 30% या 33% होता है कि आपको उतने लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। आई थिंक 80 मार्क्स आते हैं, हाँ अराउंड 33% या 30% है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर है। डिटेल सिलेबस एनालिसिस विकास जी ने कहा है, हाँ विद सब्जेक्ट पोर्शन। तो आज मेरा एथिक्स है, डेफिनेटली एथिक्स में मैं आपको सब्जेक्ट का एनालिसिस मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन कौन से किस सिलेबस के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, डोंट वरी। तो बाकी जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको उन सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो
रेलेवेंट फैकल्टी है, जो जो अथॉरिटी है फैकल्टी, उससे उसके थ्रू आपको ये सारी सूचनाएं दी जाएंगी। उन्होंने अपना लेक्चर प्लान किया है इस तरीके से। आई विल कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू देम कि इस तरीके से और क्वेश्चंस आए हुए थे, तो दे विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इफ दे हैव नॉट इंक्लूडेड सच पॉइंट्स इन देयर लेक्चर्स। ठीक है। सीमा यादव जी ने पूछा है, सर एज अ बिगनर आई डोंट नो हाउ टू राइट। हाँ डेफिनेटली, इसीलिए तो ये लेक्चर रखा है सीमा। इसीलिए तो अपन ये कर रहे हैं ना। सौरभ चौधरी, हाउ टू गेन 150 प्लस इन एथिक्स, वी विल ट्राई एंड अचीव। लाए जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, लेके आ सकते हैं। हेमंत कुमार जी, गुड इवनिंग सर, व्हाट शुड बी अवर अप्रोच टू गेट गुड मार्क्स। हाँ, इस पर अपन चर्चा करेंगे, यही चर्चा करने के लिए आज का लेक्चर है। साहिल कौशल साहब, सर स्टडी मटेरियल सारा स्टडी ग्लोव से मिलेगा और वी हैव टू बाय सम बुक्स। देखो, एक सलाह और मैं तुम्हें दे देता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे लाइव हो सकता है, स्टडी ग्लोव वाले मुझसे नाराज हो जाए इस चीज के लिए, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट ये गारंटी नहीं दे सकता कि केवल हमारे नोट से या फिर उससे सब कुछ आ जाए। नहीं, यूपीएससी ऐसा है ही नहीं ना। अगर ऐसा हो जाए तो यूपीएससी यूपीएससी रहेगा क्या? मुझे एक चीज बताओ, तुम खुद सोचो कि अगर एक इंस्टीट्यूट से सब कुछ आने लगा तो यूपीएससी यूपीएससी नहीं रह जाएगा। हाँ, इसके लिए ये जरूर है कि बेसिक फाउंडेशन मटेरियल जो है, और आपको जिस तरीके से चीजों को पढ़ना है, समझना है, कैसे अपने आप को इक्विप्ड करना है, सबसे बड़ी चीज होती है आप अपने आप को तैयार या मजबूत कैसे करते हो। वो जो चीज है ना, वो आपको यहाँ पे हर फैकल्टी जरूर बताएगी, क्योंकि यूपीएससी सो मच डायनेमिक आज की तारीख में। प्री जिस तरीके से हो गया है, उसमें जितने ज्यादा परिवर्तन हो गए हैं ना, वो एक बहुत चैलेंजफुल चीज है। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने आप को हर समय अपडेट रखना। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाई आप यहाँ पे जो कोर्स ले रहे हो वो 1 या 2 साल का कोर्स है, अलग अलग ड्यूरेशन का कोर्स है, और मान लो आपने अटेम्प्ट किया है 3rd ईयर में, तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे स्टडी ग्लोव्स आपकी हेल्प करे? तो उस समय चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और मैं सलाह देता हूँ कि आपको तो जहां से यूपीएससी से संबंधित काम की चीज मिले, आप तो वहां से उस चीज को उठाओ, ये मेरी ओपन सलाह है। आपको सेलेक्ट होना है, आपको स्टडी ग्लोव से बिल्कुल अपने भावात्मक संबंध नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सरलता प्रोवाइड करता है कि यार हाँ, आपका एक ड्रीम है, आप उसको अचीव करो। लेकिन मैं वापस से कहता हूँ, हमारी कोशिश पूरी जान हम सबकी यही होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट दें आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके आईएएस के ड्रीम में कोई कमी है, तो पहले तो आप हमसे कहो कि सर ये चीज या मैम ये चीज थोड़ी अधूरी है, इसको और बेटर करो। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो तुरंत चाहिए, मुझे कहीं से भी चाहिए, तो उसको ढूंढो, उसको फाइंड आउट करो, और अपने जो टारगेट है ना, उच्चिष्ट जागृत प्राप्य वनानि बोधत, विवेकानंद साहब का जो स्टेटमेंट है, उसको पूरा करो। ठीक है। फिर उसके बाद वरुण कुमार, ऑल द बेस्ट दीक्षा। हाँ, मेरी तरफ से वरुण कुमार जी की तरफ से और मेरी तरफ से दीक्षा जी को ऑल द बेस्ट। शालू शर्मा, सर आप बाउलिंगुअल नहीं पढ़ाओगे, पीडीएफ ओनली इंग्लिश में है। हाँ, इनकी हमने बात की है, ये जो इंग्लिश में पीडीएफ हैं, आपको हिंदी में मिल जाएंगी। दिस इज अंडर प्रोसेस, डोंट वरी। ठीक है। और पढ़ाते टाइम में इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करता हूँ, तो आई होप आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो शालू जी, देखो, एक लैंग्वेज से बंधने की प्रक्रिया को छोड़ो, लाइफ बड़ी डायनेमिक है। और आप आओगे ना प्रशासन में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा कि बंधे मत रहो, लिमिटेड मत रहो कि यार मुझे तो हिंदी आती है, मैं तो हिंदी में ही करूँगा सब कुछ। नहीं, हो सकता है आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए इंग्लिश पढ़ना सीखना पड़े कि यार मुझे द हिंदू अखबार पढ़ना, तो मुझे उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो प्लीज मेरा सजेशन यही है कि अपने को लैंग्वेज में बांध के मत रखो। लेकिन हाँ, हमारी तरफ से आपको जो मटेरियल है वो हिंदी में भी उपलब्ध होगा। पहले नहीं था, बट वी हैव प्लान्ड इट कि आने वाले कुछ समय में सारा मटेरियल आपको हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तिका जी ने सवाल किया है, सर कैन प्रिपेयर फॉर 2023 विद जॉब, इज इट पॉसिबल टू क्वालिफाई एग्जाम विद एनी अदर वर्क? डेफिनेटली देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जिनका जीवट, एक शब्द होता है जीवट, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेशन या समर्पण भी कह देते हैं, जिनका जीवट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, वो ये कार्य पूर्ण रूप से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत टफ है। मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी फाइनली, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, फिर जाके मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन की, और ईश्वर की कृपा रही मुझ पर, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। क्योंकि जॉब के साथ जब दिया था तो मैं कहीं ना कहीं अटक रहा था। फिर मैंने कहा चलो जॉब छोड़ दिया। मैं आई वॉज इन ए प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, मैनी एन एमएनसी, एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क। तो मैं फाइनली थ्रू नहीं हो पा रहा था, तो देन आई डिसाइडेड, इट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन ऑल्दो,
क्योंकि जब बहुत अच्छा पैसा पर मंथ आपको मिल रहा होता है तो उसको छोड़ना इट वॉज वेरी वेरी टफ, लेकिन आई डिसाइडेड एंड लकीली वही है, माता पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मैं आई वाज थ्रू एंड सिक्योर 20th रैंक में स्टेट सर्विसेज एग्जाम, और अभी मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हूँ और उस हिसाब से काम चल रहा है, काम कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी टफ, ये कॉल आपका है, किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आप अपने आप को कितना पहचानते हो। ठीक है, आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। वरुण कुमार साउंड कम आ रहा है क्या, और बताओ और किस किस को साउंड कम आ रहा है। रोशनी सिंह ने बताया कि सर हम आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक तैयार भी कर लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता है कि क्या लिखूं। तो मैं आपको ये बता दूं रोशनी जी, कुछ भी लिखो, और क्या लिखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो आंसर राइटिंग के जो चीज़ें हैं, पूरा ओरिएंटेशन है, जो लाइव क्लास है, इसका पर्पज़ यही है कि आपके इस तरीके के जो डाउट हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है। धनंजय सूर्यवंशी जी ने पूछा सर आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक्स कहाँ से आए। टॉपिक्स कहाँ से, वो मैं तुम्हें दूंगा, मैं सवाल भी दूंगा, मैं आंसर भी दूंगा, आंसर का एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी, वो सब अपन करेंगे। प्यारे हिमाचल जी ने लिखा है सर वॉल्यूम बहुत लो है, अब मुझे बताओ अभी भी लो है क्या। कुमार सर प्लीज प्रोवाइड सम सैंपल आंसर सो दैट वी आर नो हाउ टू। हाँ डेफिनेटली कुमार जी, मैं सैंपल आंसर दूंगा, डोंट वरी। Sir, if we start writing answer, then will you check it properly and give us feedback? Definitely, may not कि मैं चेक करूँ नहीं करूँ, लेकिन यहाँ से मानसी मैम भी हैं जो कोई ना कोई आपके चीज़ों को चेक करेगा। हाँ, जब डेली अपन ये ओरिएंटेशन या फिर लाइव क्लास करेंगे, उस समय में लेट्स से कि अगर 30 बच्चों या 40 बच्चों के आंसर आते तो उसमें से 4 या 5 आंसर उठाएंगे अपन और उनको डिस्कस करेंगे अपन। सारे आंसर एक ही टाइम पे डिस्कस करना इट्स वेरी टफ, यू ऑल्सो नो कि इट्स नॉट फीजेबल। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि चलो ठीक है 3 मिनट में इसका इंट्रोडक्शन लिखो, तो 3 मिनट में इंट्रोडक्शन लिख के आप ने मुझे दिखाया, तो फिर मैं, ये सब लाइव हो रही, ध्यान रखना, ये सब लाइव करेंगे अपन, फिर मैं उन 4 या 5 इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि अपन की देखो इसमें ये अच्छी चीज़ है, इसमें ये गलत चीज़ है, इसको और ऐसे बेहतर किया जा सकता है। और एक मॉडल इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि एक मॉडल मतलब दैट इज नॉट द बेस्ट, लेकिन एक मॉडल है जिससे कि आप अपना आइडिया निकाल सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपने आंसर को बेस्ट लिख सकते हो, मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। बात केवल इतनी सी कि आप उसको कितना सही तरीके से पकड़ रहे हो। तो अपन डेफिनेटली ये काम करेंगे, ठीक है, विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक। और अपन रोटेशन बेसिस पे ये 5-5 सिलेक्शन लेंगे कि भाई किसका आज इंट्रोडक्शन ले लिया, थर्ड क्वेश्चन में किसका ले लिया, तो डोंट वरी, सबका नंबर आ जाएगा। XYZ व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर, हाँ इसकी अपन बात करेंगे, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम कम है, अब आई होप मेरे ख्याल से अभी वॉल्यूम ठीक हो गया होगा। सर आंसर चेक कहाँ करवाना है आपको, या जिस भी सब्जेक्ट का करना, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है कि वी हैव मेड टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे अपन ऑनलाइन, जैसे आज मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिखने के 3 मिनट दिए थे, ऐसे ही जब अपन लाइव क्लास करेंगे तो हम यही करेंगे कि सब, मैं क्वेश्चन दूंगा और सबको 3 से 5 मिनट दूंगा कि आप ये आंसर लिखो, और तुरंत उस 5 मिनट की लिमिट के बाद एवरीबडी विल सेंड द आंसर ऑन टेलीग्राम चैनल जो हमने बताया बनाया है, उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। ये लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो आप, और वहां पे आपको अपने सबको हाथ से आंसर लिख के फोटो खींच के तुरंत भेजना है। समझ रहे हैं आप लोग बात, जिससे कि मैं उस आंसर को, और उसमें बस अपना नाम लिखना है, ठीक है, केवल नाम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो अब मैंने तुम्हें दिए ही, तो मुझे याद ही क्वेश्चन, केवल नाम लिखना है और अपना आंसर लिखना है जो आंसर तुमने लिखा। तो फिर उसको देख के अपन डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये आंसर में ये पार्ट अच्छा है, ये आंसर में ये पार्ट थोड़ा वीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अर्पित जी, बालू रेल, हाँ बालू रेल जी बताइए क्या सुननी है आपकी, हम सबकी सुन रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। सौरभ चौधरी, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सौरभ जी, यस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इनमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। कोशिश करो आप मेरे एथिक्स का लेक्चर देखो, मैंने उसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप संस्कृत के कोट लिख सकते हो, लेकिन उसको इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है। जैसे सत्यमेव जयते की अगर अपन बात करें तो आपको लिखना होगा SAT, सत्य मेव, ठीक है, ऐसे समझना है, सत्यमेव जयते। अगर छोटा है तो हिंदी में भी आप यहां से लिख सकते हो सत्यमेव जयते, संस्कृत में लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा द ट्रुथ ओनली विंस, या ट्रुथ इज द फाइनल विनर, ऐसे ऐसे आपको उसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। नॉट एवरीबडी, जो हर फैकल्टी इंग्लिश मीडियम के, वो संस्कृत को नहीं समझती, क्योंकि सत्यमेव जयते तो द मोस्ट कॉमन संस्कृत
प्रोवर्ब इन इंडिया सत्यमेव जयते, तो मैं तो बहुत कॉमन एग्जांपल लिया, लेकिन जो श्लोक होंगे, कोटेशंस होंगी, वो आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल होंगी, तो उसकी मीनिंग लिखनी होगी, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अंकित कुमार भोयार जी, सर मेरा रेलवे का एग्जाम, हाँ तो एग्जाम अच्छे से दो, बहुत बढ़िया बात है। अंकिता पॉल जी, सर एक्सेप्ट लेक्चर्स एंड नोट्स एथिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा? तो इसका जवाब ये है कि आपको मैंने बुक लिस्ट जो है, अगर आप पहला और दूसरा लेक्चर देखेंगे अंकिता जी ओरिएंटेशन का, उसमें मैंने सारी बुक्स हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज बता दी है। और अंकित कुमार जी ने बता दी मेरा साउंड कम नहीं है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है। सूर्य धनराज, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज टेल अस अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस लाइक। हाँ, ये एक टॉपिक इस पे एक अपन अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एक अलग से डिस्कशन करेंगे। एलुसिडेट, एनालाइज है, कमेंट है, डिस्कस है, क्रिटिकली एनालाइज है, इस पे डेफिनेटली वी हैव प्लान्ड वन लेक्चर कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इन वर्ड्स में आपको किस सवाल में कितना क्या लिखना होता है। डोंट वरी, विल टेल यू दिस। ठीक है सूर्या जी। वरुण कुमार सर अब ठीक है, थैंक यू, ओके फाइन। रोशनी, ओके सर, यस। वरुण कुमार सर अब ठीक है सर, फाइन डन। सुनीता जी ने नो क्यों दिया मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, जो भी आंसर है। सर कल की क्लास में लेक्चर नंबर 34 से 41 देख के, हाँ डेफिनेटली, और क्या। और अगर देख के आना है तो नोट्स भी बनाने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो, आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नोट्स हो या नहीं हो, नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी अपन जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें मैं आपको सवाल दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं सवाल दूंगा, और उसके लिए आपको कुछ लिखना है, और मैं सबके आंसर भी चाहूंगा, उसमें आंसर लिखा हुआ होना चाहिए विद नेम। तो अपन वो चेक करेंगे ऑनलाइन कि हाँ ठीक है, ये बच्चे ने ये लिख के भेजा है, आई टेल कि यार ये आप ऐसे सही करो। ठीक है। तो आई होप सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अब मुझे अपना जो ओरिएंटेशन का लेक्चर है वो स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक जो बताया सबको समझ में आया? यस लिख के भेजो जिस जिसको समझ में आया वो सब। फाइन। मृन्मय सरकार जी का सवाल है, सर आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मुझे क्या जॉब छोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं मृण्मय जी देखिए, निर्णय आपका है, और एक एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी होती है सात्र किरकेगार्ड की। तो आई कैन नॉट डिक्टेट यू व्हाट यू शुड डू, वट आई कैन सजेस्ट यू कि इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज स्टडी और प्रिपरेशन विद योर जॉब, इट इज योर कॉल वेदर यू वांट टू। और सबसे बड़ी बात है, एलओपी होता है ना सरकारी नौकरी में, तो यार सरकारी नौकरी में छोड़ने की कहाँ जरूरत है? आप लॉस ऑफ पे छुट्टियां भी ले सकते हो, आप सीएल भी ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। चलो, अमित कुमार जी को कुछ कुछ समझ आया, बहुत बढ़िया। अगर कुछ, मैं तो ये कहता हूँ 0 to 25% आ गया तो आई एम वेरी हैप्पी। फाइन। चलो ठीक है, बहुत सारे यस आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट वट एवर आई वॉन्ट टू डिलीवर। ठीक है। अब देखो, यहाँ जो एक एक वर्ड मैंने लिखा हुआ ना, उस वर्ड पे फोकस करना। एथिक्स के पेपर की बात है यहाँ पे, है ना। इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी? एथिक्स का पेपर किस चीज को एवेल्युएट करने के लिए बना है, जो मैं कह रहा हूं उसको ढंग से समझना, एक एक टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के पेपर में जब आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उन सवाल जवाबों का पर्पस क्या है, वो क्या चेक करना चाहते हैं आपसे? वो चेक करना चाहते हैं एथिकल कंपीटेंस, कि आप में कितनी नैतिक कुशलता है। कंपीटेंस का मतलब है कौशल आपका, आप कितने कुशल हैं किसी चीज में। तो भाई इससे ये कहना चाहता हूं मैं कि आप उसको वो ही दो, यानी आप बताओ उसे कि मैं एथिकली कॉम्पिटेंट हूं। वो ये नहीं जानना चाहता कि आपकी नॉलेज अबाउट एथिक्स कितनी है, कि कौन से लॉज आपको पता है, कौन से रूल्स आपको पता है, कौन से एथिकल थ्योरीज आपको पता है या नहीं है। वो ये नहीं जानना चाहते। तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा ना, सर हम अपना आइडिया लिख सकते हैं क्या? तो ये जो पहली दो लाइनें आपको क्लियरली डिपिक्ट करती हैं कि हाँ बिल्कुल, आपका जो भी आइडिया है आप उस आइडिया को लिख सकते हो, उसमें बिल्कुल आपको नहीं शर्माना है, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि भाई तुम्हारा क्या आइडिया है वो लिखो।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इनिशियली one should acquaint oneself with terms mentioned in the syllabus. सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, सिविल सर्विसेज की वैल्यूज हैं, जो अपना टॉपिक है पहला अपना आंसर राइटिंग का, कल जो अपन लेंगे एप्टीट्यूड एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज। तो वो जो वैल्यूज कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब क्या है। इनकलकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज क्या होता है, फैमिली किस तरीके से करती है, वो जो टर्म मेंशन्ड है ना किसमें, सिलेबस में, जैसे कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उन शब्दों को बार बार आप पढ़ो, बार बार उन पे ध्यान दो, उनको से कहते हैं रट लो, आपकी जबान पे होने चाहिए। वो कैसे काम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे काम आते हैं वो। जैसे वन शुड बी एबल टू एक्सप्रेस टर्म्स इन सिंपलेस्ट वर्ड्स। अब ये सिंपलेस्ट वर्ड्स कौन से होंगे, जो आपके अंदर से आपके मन के भाव निकल के आएंगे ना, वो सिंपलेस्ट वर्ड कहलाते हैं। रटा रटाया, देखो वहां पे पेपर में रटा रटाया लिखा भी नहीं जाता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपीएससी रटी रटाई चीजें पूछता ही नहीं है। वो तो जो पूछता है ना वो पूछता है जो आप सामान्य तरीके से लिख पाओ। तो रटने की बजाय उसको समझने पे फोकस करना, और कम से कम जब आप समझ, देखो जब आप कोई चीज समझते हो ना, तो आप उसको सबसे सरल तरीके से लिख पाते हो। तो सिंपलेस्ट वर्ड में और मिनिमल पॉसिबल वर्ड्स, ये जो दो फ्रेजेस है ना, इन्हें कहते हैं की फ्रेजेस। सिंपलेस्ट वर्ड होने चाहिए और न्यूनतम संभावित शब्द होने चाहिए, कि एक शब्द की मुझसे मीनिंग पूछेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि वैल्यूज, वैल्यूज तुम्हारे एथिक्स के सिलेबस में एक टर्म है, ठीक है। तो वैल्यूज का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंसेस। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज का सिंपल मीनिंग है प्रेफरेंस यानी वरीयता। एथिक्स का मतलब क्या है, गाइड अबाउट राइट और रॉन्ग। सिंपल से अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, तो आप लिखो इट इज अ गाइड विच टेल्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दैट्स ऑल। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एथिक्स, एथिक्स इज ए थ्योरी इन विच पीपल यूज टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच इज गिवन बाय मैनी मैनी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स। ये जो रामायण लिखी मैंने, ये वो नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, एथिकल कॉम्पिटेंस। क्या चाहते हैं वो, एथिकल कॉम्पिटेंस। वो नहीं चाहते कि आपकी नॉलेज अबाउट एथिक्स कैसी है। मैंने इस एग्जांपल से आपकी चीज क्लियर की है। समझ में आई बात, समझ में आई तो यस लिखो फटाफट, आगे चलें अपन। लगभग 1 मिनट का गैप है शायद मेरी वीडियो तुम्हारे यहाँ के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। ट्रांसपेरेंसी की वैसी डेफिनेशन होती है 40 शब्दों की, लिटरली बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन अगर तुम पढ़ोगे ना कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, तुम्हें 40 शब्दों में मिलेगा। और यहाँ मैंने क्या लिखा हो, सिंपल सा देखो, द प्रोविजन ऑफ एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन। समझ रहे हो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये देखो, यही आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग में हमें जटिल जो है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, हमें मिनिमम वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये प्रिपरेशन तुम्हें तैयारी के दौरान ही करनी पड़ेगी, ये चीज समझ रहे हो तुम लोग। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होल्डिंग अ पर्सन। ये अमित जी आपके पास, हाँ मतलब ठीक है, बाकी ये आपको सॉफ्ट कॉपी जो है इनको नोट्स की, ये पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। बाकी हाँ, आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी अगर मैं बात करूं, क्या है, होल्डिंग ए पर्सन आंसरेबल टू हिज और हर एक्ट, दैट्स ऑल। एटीट्यूड का पर्सन मतलब क्या है, पर्सन ओन एवेल्युएशन ऑफ अनदर पर्सन, आइडिया और सिचुएशन। 3 टर्म इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड कर दी, एक्सेट्रा। आप ये देखो, गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शब्दों में एटीट्यूड की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली। क्योंकि यहाँ वर्ड लिमिट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होता है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप
सारे आंसर्स के 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में लिखो और बहुत अच्छे से फ्रेम करके आओ। वहां आपके पास लिटरली आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट मिलते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप काउंट करो तो आपके पास वहां सोचने का और सोच के लिखने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैंने यह सलाह दी है कि आप सिंपलेस्ट वर्ड यानी सरलतम शब्दों का प्रयोग करें और न्यूनतम संभावित शब्द लेके आए कि भाई हाँ ठीक है, 8-10 शब्दों में एक डेफिनेशन क्रिएट कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। रिलेटेड टर्म, अच्छा ये अमित कुमार जी ने, हाँ दीक्षा जी ने पूछा एथिकल कॉम्पिटेंस को क्लियर कर दिया। देखो एथिकल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आप दैनिक जीवन में कितने नैतिक हैं। आपको नियम कानून तो सबको सब पता है, हम कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन क्या आप दैनिक चर्या में अपने उन अच्छी बातों को लागू करते हैं? अगर आप लागू करते हैं तो आपका एथिकल कॉम्पिटेंस अच्छा होगा, अगर आप लागू नहीं करते हैं तो आपकी केवल नॉलेज अच्छी है, कॉम्पिटेंस अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कह देता हूं कि कोई इंजीनियर है, उसके पास डिग्री तो है लेकिन उसके पास इंजीनियरिंग कॉम्पिटेंस नहीं होता। मैकेनिकल की डिग्री रखने से ज्यादा मैकेनिकल कॉम्पिटेंस या ऑटोमोबाइल का कॉम्पिटेंस किसके पास होगा? एक मैकेनिक के पास जो पिछले 4 साल से रोज अपने जो गैराज है उसमें काम कर रहा है, उसके पास मैकेनिकल कॉम्पिटेंस ज्यादा हो गया। बात समझ गए? ऐसी एथिकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप उस एथिकल नॉलेज को कितनी अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलते हो वो आपका एथिकल कॉम्पिटेंस है। तो वो चेक करना चाहते हैं आपके आंसर्स में, इसीलिए केस स्टडी के थ्रू उसको अपनाया जाता है। ठीक है दीक्षा, क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं तो फिर और दूसरा तरीके से सोचते हैं। अब है रिलेटेड टर्म्स एंड वैल्यूज मेंशन्ड इन द सिलेबस, जो कई सारी हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। अब क्या करना है कि उन शब्दों को, जो भी और जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य आपके सिलेबस में दे रखे हैं, अपना एक एक उदाहरण उनका बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल, अर्पित पवार जी ने बिल्कुल क्रक्स की बात कह दी। ये इसे कहते हैं कॉम्पिटेंस, कि आपको केवल प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, प्रैक्टिकल में एथिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई, ये मैं बताऊंगा तुम्हें अभी, डोंट वरी, कि आउट ऑफ द बॉक्स रखना है लेकिन फीजेबल एथिकल अप्रोच रखनी है। कि ऐसे नहीं कि नहीं मैं तो हमेशा सच ही बोलूंगा, अगर डिप्लोमेसी की बात हो तो हमेशा सच नहीं बोल सकता कोई भी देश। हमें वो बेस्ट रास्ता अपनाना है जिससे मिनिमम डैमेज हो और बेस्ट आउटपुट निकल के आए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उन शब्दों से रिलेटेड, जैसे अगर मैं बात करूं इस शब्द की कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, तो ट्रांसपेरेंसी आप आरटीआई के एग्जाम्पल से दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी आप अपने एग्जाम्पल से दे सकते हो। कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पे ऑनेस्टी का, कि भाई ऑनेस्टी आपसे अगर पूछा जाए कि ऑनेस्टी क्या है, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखना, ये जो टर्म है ना, इसको मैंने कितने वर्ड्स में आंसर लिख दिया है। पहला इंसिडेंट है कि मेरी 8th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम्स थे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर था। वी वर आस्क्ड टू राइट द ऑपोजिट ऑफ ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा? अनऑनेस्ट। लेकिन जो एग्जाम का इन्विजिलेटर होता है वो मेरी भोली शक्ल देख के उसने क्या किया, वो मेरे पास से आ जा रहा था और उसने बोला चलते चलते कि भाई बेटा तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट में लिखा है ये अनऑनेस्ट लिखा है, ये अनऑनेस्ट नहीं होता, डिसऑनेस्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अगर उसको मैं अनऑनेस्ट को काट के डिसऑनेस्ट कर देता तो क्या मैं ऑनेस्ट रहता? नहीं, मैं ऑनेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए हाउ एवर आई डिड नॉट चेंज माई आंसर, ये मेरी ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे बहुत सिंपल क्लियर सिंपल चीजें हैं जो आपको इस तरीके से तैयार करके रखनी है, और ये चीज मैं नहीं करूंगा, ये चीज आपको अपने लेवल पे करनी है। और यही आपका एथिकल कॉम्पिटेंस का एक उदाहरण है कि आपने जीवन में किस तरीके से नैतिकता को अपना के रखा है। ठीक है, ये इंसिडेंट वन हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि भाई एक सैटरडे, कोई भी सैटरडे संडे मंडे कुछ भी मान लो, मैंने एक ब्रंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। भाई ब्रेकफास्ट होता है 9 बजे से पहले और लंच होता है आपका 12 बजे के बाद। तो जब हम 11 बजे खाना खाते हैं तो उसे ब्रंच कह दिया जाता है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो उदाहरण दिया मैंने कि एक होटल पे जयपुर बस स्टैंड के पास में मैंने ब्रंच किया। ठीक है, आई फॉरगेट टू पे द मनी एंड केम आउट ऑफ द होटल। तो मैंने पैसे देने भूल गया, ऐसा होता है कभी कभी, जल्दीबाजी में होते हैं तो हम पैसे देने भूल जाते हैं।
और मेरे निकलते टाइम जो होटल के लोग थे उन्होंने भी मुझसे नहीं कहा कि सर आपके पैसे लगे, क्योंकि वो भी बिजी हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा हुआ है, ठीक है। आई रियलाइज द सेम इन द इवनिंग, जब मैं शाम को वॉक कर रहा था या फिर मेरे जेब में जब मैंने देखा है, बैलेंस देखा है, फिर मेरे अकाउंट में मैंने पेमेंट देखा, यार आज सुबह की नाश्ते के क्या पैसे दिए मैंने, ठीक है। तो मैंने देखा कि नहीं भाई मेरा पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ, तो फिर मुझे याद आया कि यार मैं पैसे देना तो भूल गया हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं होटल गया और वहां जाके उस होटल में मैंने पैसे दिए, सॉरी बोला और पैसे सारे दे दिए मैंने। देखो, अब ये जो चीज है ना, आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ होता है, करते हैं लोग, यही एथिकल कॉम्पिटेंस, और वो ऐसे ही अधिकारी चाहते हैं जो ऐसा करें। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार सर ये तो आइडियल बात है, ऐसा नहीं, नहीं होता है, मैं वही कह रहा हूँ, यही एथिकल कॉम्पिटेंस है। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण, छोटे छोटे इंसिडेंट, देखो कितना सरल इंसिडेंट है ये, कोई बहुत बड़ी एथिकल थ्योरी है क्या ये, नहीं, ये बहुत सिंपल इंसिडेंट है। आपसे भी ऐसा होता होगा, जैसे आपने मान लो मम्मी कह के गई कि यार वो मिठाई के डब्बे से मिठाई मत खाना, ऐसा होता है, बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था भाई, जब मम्मी कह गई नहीं नहीं हम आएंगे तब देंगे, ठीक है, लेकिन हमने चुपके से खा ली। अब मम्मी आई, अब मम्मी ने पूछा खाई तुमने, तो हम बता दें हमने खा ली, क्या फर्क पड़ता है। पहले तो मन में आया कि नहीं नहीं मम्मी बता दूंगा तो मम्मी पीटेंगी, तो क्या हुआ मम्मी पीटेंगी तो एक बार सच बोलना। देखो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी की पूरी कहानी है वो यही कहानी है कि उन्होंने केवल यही कोशिश की कि सत्य को मैं पहचानूं। तो यहां पर भी, नहीं सर ये प्रैक्टिकल है, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, तो बात आ गई समझ में आपको, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये बताओ, ये दोनों उदाहरण समझ में आए, फिर उसके आगे अपन आगे चलते हैं, ठीक है। बताओ, यस लिख के भेजो सारे के सारे। बहुत बढ़िया। अब दूसरी पॉइंट ये कहते हैं कि अगर वो, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास एक और उपाय हो सकता है, अगर आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल नहीं होते कई बार कुछ चीजों के, जैसे मैंने ऑनेस्टी वाला दे दिया, हो सकता है ट्रांसपेरेंसी वाला तुम्हारे पास लाइव एग्जांपल या फिर कोई रियल लाइफ एग्जांपल ना हो। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे के लिए एनेक्डोट्स बनाने होते हैं। एनेक्डोट्स का मतलब होता है बहुत ही छोटी स्टोरी। एनेक्डोट्स बहुत छोटी स्टोरी होते हैं फ्रॉम लाइव्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर, लीडर्स, सिविल सर्वेंट्स, एक्सेट्रा एंड अदर वेनरेबल पब्लिक फिगर्स टू इलिस्ट्रेट वंस पॉइंट। कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आपके एग्जाम्पल नहीं है तो आप किसी भी बड़े लीडर, आप अपने पिताजी की भी ले सकते हैं, आप अपनी माता जी की भी ले सकते हैं, आप अपने दादाजी की भी ले सकते हैं, वो तो अगर रियल लाइफ। लेकिन अगर किसी विषय पर, जैसे अगर मैं बात करूं इंटेग्रिटी की, तो इंटेग्रिटी भी हो सकता है आपके पास कोई एग्जाम्पल ना हो। वैसे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो हर चीज का एग्जाम्पल आपके पास होता है, लेकिन इंटरनेशनल एथिक्स का आपके पास एग्जाम्पल नहीं होगा ना। तो ऐसे एग्जाम्पल तो आपको एनेक्डोट के बाहर से बना के रखने ही होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है विश्वेश्वरैया साहब का। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ या फिर जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी ना, तो वो ऑफिस आते टाइम तो सरकारी गाड़ी से आए, लेकिन ऑफिस से जब वो घर वापस गए ना तो वो निजी गाड़ी से गए। तो इंटेग्रिटी का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि वन सेट बॉट आउट ऑफ गवर्नमेंट मनी एंड द अदर सेट बॉट फ्रॉम हिज मनी, ऐसा है ये कोशिश। दूसरा क्या है कि ही ड्रो बैक बाय हिज प्राइवेट व्हीकल, समझ गए ना, दोनों ही चीजें हैं भाई। ऐसे चाणक्य का भी एक उदाहरण दिया जाता है कि जब वो काम करते थे सरकारी तो सरकार के पैसों वाली मोमबत्ती से करते थे, और जब वो खुद का काम करते थे, निजी कार्य करते थे, तो निजी खुद के पैसे से खरीदी हुई मोमबत्ती से कार्य करते थे। तो ये इंटीग्रिटी का कुछ उदाहरण है, ठीक है। और ये देखो दो लाइन में उदाहरण है, यहां से लेके यहां तक का ये उदाहरण है एक तो, ठीक है, और एक ये ऊपर वाला उदाहरण है। तो ये कितने शब्द हैं तुम खुद देख लो। इस तरीके की एनेक्डोट्स बनानी है। अब मैं तुम्हें एक हिंट यही देना चाहता हूं कि जब तुम इस तरीके की स्टोरी बनाओगे तो तुमसे सामान्यतः ये 70 शब्दों में चली जाएगी, लेकिन 70 शब्दों में नहीं जानी है, यही बार बार मैं कह रहा हूं।
ये प्रिपरेशन तुम्हें करनी होगी, ये करके रखनी होगी। एक दिन में नहीं होती ये चीजें, इनमें समय लगता है। ठीक है। दो टू एनेक्डोट्स कैन बी यूज एज एग्जांपल्स फॉर नॉट मिस यूजिंग पब्लिक रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट गेन। ऐसा कोई सवाल आता है कि पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या सेपरेशन है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसी जगह पे आपको ऐसे जो उदाहरण है एनेक्डोट्स के वो देने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और मैंने एग्जांपल्स रखे हैं, ये सब आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप इन एग्जांपल्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे एनेक्डोट्स तो हैं हर टॉपिक पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लीडरशिप के लिए एग्जांपल दिया है, मैंने एम्पैथी के लिए एक एग्जांपल दिया है, समझ रहे हो। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया लॉयल्टी के लिए, तो ये अलग अलग उदाहरण है अलग अलग शब्दों के लिए। तो ऐसे हर शब्द के लिए आपके पास या तो खुद स्वयं का, ठीक है, खुद का, कि भाई खुद को कोई चैलेंज आया हो, खुद ने कोई चीज देखी हो, खुद की लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन आई हो, या फिर किसी बड़े अधिकारी का, या फिर किसी बड़े रिफॉर्मर का, लीडर का, उनके एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। छोटी छोटी कहानियां जो आप प्रेरक प्रसंग जो न्यूज़पेपर्स में आते ही हैं, सैटरडे संडे ऐसे कई टाइम पे प्रेरक प्रसंग आते हैं, तो उनको अपनी भाषा में प्रिपेयर करके रखो, एक अलग से कॉपी नोट्स बना के रखो, तो आपको ये फायदा देंगे। अब कैसे फायदा देंगी वो भी मैं बताऊंगा। ये तीसरी चीज बताने से पहले कि अगर मान लो आपको ना तो रिफॉर्मर का ना फिर खुद का किसी का ही नहीं हो पाया था, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके भी आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। उसको में शुरुआत कैसे करोगे, सपोज से, एज्यूम से, जैसे माना कि, हिंदी में लिखते हैं ना अपन माना कि, ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर ए क्वेश्चन ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी मैंने थोड़ी देर एक टर्म यूज किया था, हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए लेट्स से कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो किसी इंटरव्यू पैनल का भाग है, जैसे आरपीएससी में हमारे यहाँ फिर यूपीएससी में इंटरव्यू लिए जाते हैं। व्हाइल टेकिंग इंटरव्यूज, वो जो अधिकारी, उसे पता चलता है कि वो जो कैंडिडेट है वो उनके मित्र का ही बेटा है। ठीक है, उनको पता चलता है। तो क्या है कि देन दैट आईएएस ऑफिसर शुड डिस्क्लोज दैट फैक्ट, वो जो तथ्य है वो अपने पूरे ग्रुप को बताना चाहिए और उन्हें उस इंटरव्यू को लेने से मना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संभावित है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसके प्रति उनका लगाव जो है, वो झुकाव अधिक हो जाए और वो नंबर ज्यादा दे दें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण है साफ साफ रूप से। ठीक है, निजी लाइफ में वो उनका उनका भी बेटे की तरह ही हो गया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो वो इंटरव्यू ले रहे हैं और बेस्ट जो कैंडिडेट है उन्हें उनको चुनना है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के उदाहरण भी आप रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिव एन एग्जांपल टू एल्यूसिडेट, या फिर टू गिव एनी एग्जांपल टू क्लियर दिस। ठीक है, तो ये आप छोटा सा एग्जांपल आपने दे दिया, समझ लो। तो इस तरीके के सिनारियो को क्रिएट करना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो आप प्रिपेयर करके रखो, बात इतनी सी है। ये छोटी छोटी चीजें प्रिपेयर करके रखो। और एक चीज और है कि हर केस स्टडी को सॉल्व जब आप करते हो, वो केस स्टडी कुछ नहीं है। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बनाई है ना, ये ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो केस स्टडी बन के आती है। तो आपको ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने के लिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अब तक 2013 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर्स आए हैं, सब में 8 केस स्टडी हैं। तो 8 64 64 आपके पास ये छोटी छोटी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उनको तैयार करके रख लो। आपका इस तरीके का सॉल्यूशंस जो है वो आ जाएंगे और आपका जो आंसर है ना एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये ट्रिक दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन प्रॉपरली आंसर राइटिंग पाएंगे। उससे पहले पता नहीं मुझे कुछ याद आया था, कुछ बताना चाहता था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, अभी लेकिन हाँ, तो अब मुझे बताओ, अभी तक यहाँ समझ में आ गया कि अब मैं तो फिर अपन सीधे सीधे पार्ट ए और पार्ट बी की आंसर राइटिंग पे जाएंगे। अब तक कोई डाउट है वो मुझे बताओ, कोई भी डाउट अब तक?
ठीक है, तो भेज दिया 8-10 लोगों ने, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि कोई डाउट नहीं है। अब अपन बात करते हैं आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। एथिक्स में दो पार्ट आते हैं देखो क्वेश्चंस के। पहला आता है थ्योरी पार्ट, दूसरा आता है केस स्टडी पार्ट। ये आप सबको पता है, एथिक्स में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी पार्ट जो सेक्शन ए है, उसमें जनरली 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके 120 से 130 मार्क्स इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अब और ये जो हर क्वेश्चन है वो आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है, और आपको 2 पेज दिए जाते हैं। 2 पेज का मतलब होता है A4 साइज का जो पेपर है आगे पीछे, और उसमें जो मार्जिन होता है यूपीएससी अपना रखता है, क्वेश्चन उसी में प्रिंटेड होता है। तो उस पेज में जैसे मान लो कि ऐसा पेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो गया मार्जिन आपका, है ना, और यहाँ पे ऊपर भी मार्जिन है और नीचे भी मार्जिन होता है, और यहाँ पे लिखा है लेट से आपका क्वेश्चन। तो ये वाला पूरा पोर्शन और इसके जस्ट पीछे का पूरा कंप्लीट पेज आपको इस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, एनेक्डोट्स हैं। और मैंने, आप डोंट वरी, मैंने जब एथिक्स पढ़ाया है तो मैंने बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल के रूप में रामायण और महाभारत के छोटे छोटे एनेक्डोट्स भी आपको उन लेक्चर में मैंने शेयर कर दिए हैं। इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट देने से बचना, उसका एथिकल कॉन्टेक्स्ट देना ही ध्यान रखना। ठीक है अमित जी, अमृत जी सॉरी। आई होप मैं जो कह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, उसका एथिकल कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, कर्तव्य परायणता, जैसे कि पिता ने पुत्र को कहा कि आप 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाओ, तो फिर डैडी उसमें आपने जो आज्ञा दी, ओबीडियंस है, अनुशासन है, समझ रहे हैं, कंप्लायंस है, अनुपालन है उसमें, तो उसका उदाहरण देने के लिए आप बता दो कि 14 वर्ष के वनवास के लिए वो चले गए, दैट्स ऑल। हाँ, तो 2 पेजेस है ही, मैंने आपको बता दिया। 10 मार्क का क्वेश्चन शुड आइडियली बी आंसर लगभग 7 मिनट। मैंने यही बोला आपको, लगभग 7 मिनट मिलते हैं आपको, 7 मिनट में लिखना है। तो आप ये समझिए कि वहां जाके आपको ये आंसर लिखना टफ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में बी एनालिटिकल और एट टाइम्स थ्योरेटिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट इज ओपननेस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, या फिर सीधे सीधे थ्योरी आ जाए कि भाई थ्योरी ऑफ जस्टिस फ्रॉम जॉन रॉल्स, कमेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन है। या फिर कभी कभी एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई जो करप्शन है वो किस हद तक गया हुआ है, कैसे सुधार करना है, या फिर ये किसी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो अभी मैं एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊंगा। आंसर्स इन एथिक्स कैन बी रिटन बोथ इन पैराग्राफ्स और पॉइंट, दोनों ही तरीकों से लिखे जा सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जनरली लोगों का कि सर हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें। तो ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखोगे। लिख दोनों में ही सकते हो, ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट ऐसे मत सोचना कि सर एक दिखा दो। हर जो चीज मैं बोल रहा हूं मैं उसका एक एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे भी आपने पहले देखा, मैंने एनेक्डोट बताया, तीनों चीजें बताई मैंने, तीनों पॉइंट बताए, या तो खुद की रियल टाइम स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, या फिर सीनियर जो आपके लीडर्स हैं या फिर रिफॉर्मर हैं उनकी कोई रियल लाइफ, उनका कोई एग्जाम्पल, या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ऐसे ही पैराग्राफ, पॉइंट्स, किस क्वेश्चन में लिखना है, मैं ऐसे एग्जाम्पल लूंगा। अब बात करते हैं कि एक आंसर का स्ट्रक्चर या बॉडी, जैसे कि एक सवाल आया हुआ था आप में से किसी का, वो किस तरीके से होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट उसका अनिवार्य पार्ट है। इन पोर्शन में ध्यान रखना, थ्योरी जो है ना, थ्योरी पार्ट की बात चल रही है यहाँ पे, केस स्टडी की नहीं है, उसकी आंसर राइटिंग डिफरेंट होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सेक्शन बी यानी केस स्टडीज जो एथिक्स में होते हैं उनकी आंसर राइटिंग डिफरेंट तरीके से होगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो जब थ्योरी में हम लिखेंगे तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, हियर डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स या टर्म्स जो कि उस क्वेश्चन में मेंशन्ड हैं, उनका, उनकी परिभाषा लिखी जाएगी। कितने में, 2-3 लाइंस में। तो मैंने वहां जो आपको लिखा ना, सिंपलेस्ट वर्ड्स, और ये जो अपन ने टर्म किया यहाँ पे क्या लिया, मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, ये दो जो टर्म लिखी है मैंने, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, और मैंने कहा कि यार इंट्रोडक्शन में आपकी 2-3 लाइंस में काम हो जाना चाहिए, तो वहां आपको इससे मदद मिलेगी। फिर आती है बात आपकी आंसर बॉडी। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि ये वाला पूरा पेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना बड़ा पेज है, ठीक है,
तो आपने ये आपका ना इंट्रोडक्शन लिख दिया, जो हो गई 2.5 लाइन्स, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपनी बॉडी लिखी पूरी, ठीक है, और ये पीछे तक जा रही है, मान लो पीछे तक जा रही है, फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख दिया। इस तरीके से आपने इसको किया। आंसर बॉडी में क्या लिखते हैं, ये पॉइंट और पैराग्राफ में हो सकती है, मैंने अभी भी अपने को बताया ही है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। What matters is that various dimensions get covered so that the answer is multi-dimensional। ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब भी आप कोई उत्तर लिख रहे हैं उसमें केवल और केवल एक ही चीज पे आप स्थिर या फिक्स नहीं रहेंगे। आपको उस प्रश्न के अनेक, उस टॉपिक के बहुत सारे डायमेंशन जो भी संभव हैं वो सब आपको सोचने हैं, और उन सभी को सोच के आपको वो उत्तर लिखना है, ठीक है। आंसर रिटन इन पॉइंट या बुलेट्स फॉर्म जो है वो सामान्यतः जो मैंने देखा, या फिर जब मैं आंसर लिखता हूं उसमें कई सारे डायमेंशंस आप बेहतर तरीके से लिख पाते हो, क्योंकि आपको क्लियर रहता है। पैराग्राफ फॉर्म में क्या होता है ना, आपको याद नहीं रहता मैंने ऊपर क्या लिखा नीचे क्या लिखा है, लेकिन पॉइंट बेस पे लिखते हो तो आपको दिखता रहता है कि अच्छा इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो वो जिस डायमेंशन को आप कवर कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर दो, जिससे कि आप बहुत इजीली पहचान पाओ कि अच्छा हाँ ये वाला डायमेंशन तो मैंने उसमें ऊपर लिख दिया है। अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो कोई समस्या है ही नहीं। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि पॉइंट वाइज वाला डायमेंशन को ज्यादा बेहतर तरीके से कवर करता है कंपेयर टू वन इन पैराग्राफ्स वेयर द रिस्क ऑफ डिग्रेसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इज हाई। मतलब अपने उत्तर का जो रास्ता उससे भटकने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन उसका मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दिया कि इस ट्रिक से आप अपने रास्ते पे लगे रहो। अब थ्योरी कुछ पार्ट देखो, क्या होता है कि जब भी इस तरीके के प्रैक्टिकल सवाल, अब अगर प्योर थ्योरी सवाल आ गए, दो सवालों के टाइप बताए थे मैंने तुम्हें, या तो एनालिटिकल हो सकता है यहाँ पे या फिर थ्योरेटिकल हो सकता है। एनालिटिकल है तो क्या करना है, और थ्योरेटिकल है तो क्या करना है, दोनों में बताता हूँ। थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है ना, तो थ्योरीज, thinkers and terms mentioned in the syllabus shall be incorporated in the answer। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको सिलेबस में, मैंने क्या कहा, कीवर्ड्स जितने भी उनको रट लो, मगअप कर लो। मैंने बोला शुरू शुरू में इस लेक्चर के कि वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए, उन सब की छोटी छोटी परिभाषाएं आनी चाहिए आपको। तो जब भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो फिर आपको वो पार्ट लिखना ही है, हमेशा ध्यान रखना। अगर वो पार्ट नहीं लिखते हो तो फिर आपका जो क्वेश्चन है, यानी जो आपका आंसर है, वो अधूरा रह जाएगा। अगर आपको कंप्लीट आंसर लिखना है तो आपको थ्योरी जो है, थिंकर्स एंड टर्म्स, ये सब लिखनी ही होंगी। इससे क्या होता है, आपका जो उत्तर है ना वो एथिकल बना रहेगा, नहीं तो आप केवल थ्योरी पे चले जाओगे। आप थिंकर किसी कोई टर्म है उसको मेंशन कर दोगे तो आपका एथिकल डायमेंशन उसमें रहेगा। इसके अलावा एक चीज और है कि थ्योरी का पार्ट जो भी हो, कभी भी क्वेश्चन में जब भी आए, वो मैक्सिमम 20% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 20% क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तुम तो बस ये ध्यान रखो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 20% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरडूइंग थ्योरीज या कीवर्ड्स मेक्स आंसर मैकेनिकल। अगर ज्यादा ही मैंने तुम्हें बोला ना थ्योरी 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 लिख देंगे तो फिर वो आंसर जो है ना वो यांत्रिक हो जाएगा, उसमें भाव नहीं रहेगा। नीति शास्त्र, नैतिकता का भाव नहीं रहेगा, मोरालिटी का भाव नहीं रहेगा, एथिकल भाव नहीं रहेगा उसमें। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम मशीनीकृत, कि भाई मैथमेटिक्स का थोड़ी एक क्वेश्चन की प्रूव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वहां पे थोड़ी सुंदरता लेके आओ, अलंकार लेके आओ, उसमें भाव लेके आओ, वो जरूरी है। एथिक्स में आपके हृदय से आने वाली जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिवनेस है, वो आपके उत्तर में दिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है एग्जाम्पल्स का, कि भाई हम सवाल बनता है कि एथिक्स के क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने, शायद आप में से भी किसी ने सवाल पूछा था कि सर एग्जाम्पल देने हैं या नहीं देने हैं, कितने देने हैं। तो जनरली इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें पूछ ही लिया जाता है कि अपने उत्तर को एक दृष्टांत यानी एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए ठीक है। तो या तो एक एग्जाम्पल पूछेंगे या दो एग्जाम्पल पूछेंगे। तो आपको क्या करना है उस केस में, इन सच क्वेश्चंस, जब भी वो कह रहा है कि आप उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो, तो आपको कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, दो एग्जाम्पल। मैं बिल्कुल क्रिटिकली ये चीज बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, ये भूल जाते हैं।
जब भी सवाल में पूछा गया है कि एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो, तो आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं। और उसमें क्या लिखना है, आ, जब आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि भाई एग्जाम्पल लिखो अलग से, उसमें क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे पूछता है, तो आपको केवल कितना लिखना है एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। इन दो एग्जाम्पल्स में भी एक आप अपनी रियल लाइफ का ले सकते हो और एक अपने जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जो लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उनका ले सकते हो। या चाहे तो आप एक कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी ले सकते हो इन दो एग्जाम्पल्स में। वापस से कहता हूँ, एक खुद का और एक कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ऐसे जो बड़े लोग हैं उनका। और जब एग्जाम्पल नहीं पूछा जा रहा है तो फिर वो आपका चॉइस है, आप सामान्यतः प्रशासनिक अधिकारी का उदाहरण लेने की कोशिश करना। तो पॉइंट यहाँ क्या निकल के आता है कि यार आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करके रखनी होगी। वैसे मैंने अपने हर लेक्चर में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए हैं, तो अब देख लेना कितने अच्छे नोट्स तुम बनाते हो उनसे और कितना अच्छा तुम लिख पाते हो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है, सवाल पूछते हैं लोग, सर क्या एथिक्स में डायग्राम बना सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। कोई उसमें लिखा हुआ है कि एथिक्स के पेपर में डायग्राम बनाने पे 10 नंबर की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी? बिल्कुल बनाओ, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, इंग्लिश में कहा जाता है ना। तो अति नहीं करनी है, फ्लो चार्ट बनाने हैं। और खास तौर पे मैं ये बता दूं, एथिक्स जैसे पेपर में तो डायग्राम्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द एज ओवर अदर कैंडिडेट, क्योंकि सामान्यतः हर कोई नहीं बनाता है। मुश्किल से पेपर में एक या दो डायग्राम या फ्लो चार्ट दिखते हैं, बल्कि हमेशा जो एग्जामिनर है वो इस तरीके कुछ नई स्पेशल या क्रिएटिव चीजों को ढूंढते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ नया मिले कि हाँ सर, यार इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, इसको अपन कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। डायग्राम्स प्रोवाइड द एक्स फैक्टर दैट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। एग्जामिनर भी ढूंढता है कि यार इस बच्चे ने क्या एक्स्ट्रा किया है, तो मैं इसको आंसर दूं। क्योंकि वहां जो मोटा मोटी आंसर आते हैं ना, लगभग सेम ही आते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगभग सबने सेम थ्योरीज पढ़ी हुई होती हैं, लगभग सबको पता होता है कि इसका क्या डायमेंशन है। बट कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन आप कर पाते हो, कितना बेहतर तरीके से आप लिख पाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो डायग्राम इसके लिए आपके बहुत काम आता है। ठीक है। एक चीज और है कि दे ऑल्सो ब्रेक द मोनोटोमी एंड मेक द फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। ये तो है ही है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डायग्राम हमेशा थ्योरी लिखने से ज्यादा बेहतर है। समय है आपका, वो इसमें कम लगता है, ये भी इसकी एक खास बात है। ठीक है। कंक्लूजन, अधिकांशतः मैंने देखा है लोग कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, ना इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना कंक्लूजन लिखते हैं। मैं दोनों में ही बता दूं आपको कि इन सब के मार्क्स होते हैं 10 नंबर में। कंक्लूजन वाला जो पार्ट है उसके आपके 1 से 2 मार्क्स होते हैं। बॉडी का जो पार्ट है 10 नंबर में बता रहा हूँ, 10 नंबर में कंक्लूजन अगर आपका अच्छा, और खासतौर पे जीएस 1 2 3 में तो ये 3 3 नंबर तक रोल प्ले करते हैं। इंट्रोडक्शन 3 नंबर, और बॉडी पार्ट 4 नंबर, और कंक्लूजन 3 नंबर। ये इस तरीके की वेटेज होती है किसी भी आंसर को लिखने में। एथिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके के थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, केस स्टडी का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका डायग्राम, सब जैसे डायग्राम है तो डायग्राम पे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आपने अच्छा डायग्राम बनाया है तो। ऐसे ही कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है और आंसर बॉडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू नॉट स्किप द कंक्लूजन जल्दीबाजी में कि भाई अगला क्वेश्चन कर लेता हूं। कोशिश करो कि आप 2 3 लाइन में, अगर आपको नया कुछ नया विचार नहीं भी आ पा रहा है, तो समराइज करो उसको कि भाई मैंने जो ऊपर आंसर लिखा है उसमें क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या इससे समझा जा सकता है। ठीक है। तो कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना। अब ये मुझे बताओ कि अभी तक थ्योरी वाले क्वेश्चन में सब समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर अपन बात करें, कोई क्वेश्चन है अभी तक में, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अपन केस स्टडी वाले पे जाएंगे। ठीक है। ये बताओ मुझे फटाफट।
तो अंकित जी का एक सवाल आया है। अंकित जी ना, अंकित कुमार वोयार जी का, कि मगअप कैसे करेंगे सर। मगअप पढ़ के ही मगअप करेंगे और कैसे मगअप करेंगे। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पांच बार पढ़ो, छठी बार बोलो, सातवीं बार लिखो, आठवीं बार लिखो, नवीं बार लिखो, 10वीं बार बोलो, 11वीं बार बोलो, 12वीं बार लिखो, 13वीं बार बोलो। ऐसे ही रटा जाता है, और रटना तो जरूरी है। आईएएस बनना है तो पेन लेना पड़ेगा। क्रोजनी जी नमस्कार, कैसे हैं। अबाउट बॉडी पार्ट एंड थ्योरी पार्ट तो नहीं, बॉडी पार्ट और थ्योरी पार्ट ठीक है। एग्जाम्पल जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें, ठीक है, ध्यान रखना क्रोजनी, है ना। ठीक है, शिरोजनी, तब उसको याद रखना कि मेरे को ये समझाना है, मैं बता दूंगा बॉडी पार्ट और थ्योरी पार्ट क्या होता है। चलो थ्योरी पार्ट फिर भी तुम लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे, तो थ्योरी का मतलब है कि रामायण में ये लिखा हुआ है। थ्योरी का मतलब है कि एग्जिस्टेंशलिस्ट जो फिलोसफी है वो ये कहती है। बॉडी पार्ट में आप अपने भाव भी लिख के आते हो कि भाई एग्जिस्टेंशली यानी अस्तित्ववाद तो कहता ये है, और हमारे जीवन में हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो थ्योरी तो हुआ कि कोई एथिकल थ्योरी है, कोई थॉट है किसी की, कोई थिंकर का कोई विचार है, वो तो हो गया थ्योरी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करते हो। आपको क्या लगता है एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी तो बात आई थी ना। एग्जाम्पल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर। ठीक है, तो मगअप करने का तरीका आ गया अंकित जी। जितनी बार आंसर लिखोगे उतनी बार आपको इजी होगा उन चीजों को लिखना, और जितना बार लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आंसर राइट करो। आंसर राइट जब जब आप करते हो ना, फिरोजनी जो है उसने कई उत्तर लिखे हैं, तो उसको पता है कि इनिशियल डेज में हम लोग चेक करके उन्हें बताते, तो उन्हें टफ था, शुरू शुरू में टफ था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे चीजें और बेहतर हो गई हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन केस स्टडी की। पार्ट बी जो है एथिक्स का, वो है केस स्टडी। तो भैया सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कोई सेट आंसर नहीं है किसी भी केस स्टडी का। हर केस स्टडी अलग तरीके से आंसर के अप्रोच की बात करती है। तो भाई एक केस स्टडी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, एक केस स्टडी हो सकता है आपकी इंटेग्रिटी पे हो, एक केस स्टडी हो सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करने के लिए हो। तो कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है केस स्टडी को करने का, लेकिन अलग अलग तरीके हैं जिसमें से कोई ना कोई एक जो है वो फिट बैठ जाता है। सीधी सीधी बात है। जैसे यहां मैंने आपके लिए 8 टर्म्स लिखी हुई हैं। इन 8 टर्म को मैं हल्का सा समझाऊंगा, और केस स्टडी जब अपन करेंगे तब इनकी चर्चा अपन करेंगे। पहला है एक्टर बेस पे। कोई भी केस स्टडी जब होती है तो उसमें कुछ एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स मतलब स्टेक होल्डर्स भी कुछ जगह बोल दिए जाते हैं कि भाई किस किस का जो कार्य है, किस किस पे इस चीज से प्रभाव पड़ रहा है, तो उन सबको एक्टर्स बोला जाता है। कोई डिसीजन ले रहा है तो कौन डिसीजन ले रहा है। जैसे मान लो एक केस स्टडी दी है क्या मैंने, आ, नहीं अभी नहीं दी है, चलो बताते हैं। इसमें केस स्टडी दी के मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्टर्स क्या होते हैं। डिलेमाज होते हैं। डिलेमाज मतलब एथिकल डिलेमा होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनके आधार पर भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी तो आप ये 8 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। आंसर बॉडी है, उसमें क्या होता है कि हम इन पे ध्यान न देके सीधे सीधे उसको एक उत्तर के तरीके लिख देते हैं। उसको पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है केस स्टडी को, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि ये करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये कि ये करना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये कि ये करना चाहिए। कभी कभी हम कीवर्ड पे भी चलते हैं, जैसे कि इंटेग्रिटी। मान लो कि केस स्टडी जब हमने बात की तो हमने कहा कि इंटेग्रिटी टर्म, फिर हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ये इश्यू है जहाँ पे इंटेग्रिटी पे चैलेंज हो रहा है और उसको ऐसे सुधारना चाहिए। थ्योरी है, जैसे थ्योरी मैंने अभी बताया कि कोई थ्योरी है, थिंकर है, फिलोसोफर है। जस्टिस की थ्योरी, जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो आपकी प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है, या फिर हमारे जो वेलफेयर स्टेट की जो थ्योरी है, वो सब थ्योरीज में आती हैं। डायग्राम के थ्रू भी आप कई बार इन केस स्टडीज को सॉल्व करते हो। कंक्लूजन हर बार लिखना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो सकता है, मान लो किसी एक आंसर में आपके 8 पार्ट हो, मान लो किसी एक आंसर में आपके 5 ही पार्ट हो, या मान लो किसी आंसर में आपके केवल 3 ही पार्ट हो, जैसे एक्टर्स हो, डिलेमास हो और कंक्लूजन। किसी भी, समझ रहे हो, ये एक मिक्स्ड अप्रोच होगी जब आप केस स्टडी का आंसर लिखोगे। मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ऐसे घबराना मत कि सर है तो उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ धीरे धीरे आएगा, पहले दिन में नहीं आता। मैं बताऊंगा तुम्हें, आंसर डिस्कस करेंगे वो बताऊंगा।
अब क्या नहीं करना है, ये तो हो गया फॉर्मेटिंग कि ऐसे ऐसे ये वाली जो चीजें हैं उसमें आती हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है वो ध्यान रखो। केस स्टडी में हमेशा कोशिश करो कि कौन सा सॉल्यूशन देना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है, जिसकी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। व्यवहारिक समाधान देने की बात करनी है। आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, देखो अब आइडियल सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि नहीं देना है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन जो अनवर्केबल हो वो आपको नंबर नहीं देंगे। आइडियल सॉल्यूशन दो लेकिन वर्केबल, दो कंडीशन है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इसमें ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि तुम एनएथिकल सॉल्यूशन दे दो, एथिकल सॉल्यूशन भी देना है लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। एथिकल प्लस प्रैक्टिकल, जैसे मैंने तुम्हें दिया था ना एक एग्जांपल कि भाई मैं उसके पैसे देना भूल गया था तो मैं जाके दे आया पैसे, इसमें क्या फिजिबिलिटी है? इवन अगर मैं वहां उपस्थित नहीं, भाई ये कंडीशन लगा देती यूपीएससी के 4-5 कंडीशन दे देती केस हिस्ट्री में कि आप वहां से निकल के आ गए और आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, आप वहां किसी को जानते भी नहीं हो, तो आप ऐसा करो कि होटल का गूगल के थ्रू फोन नंबर होता है, उस फोन नंबर पे फोन करो, उनका पेटीएम नंबर ले लो, उनका यूपीआई नंबर ले लो और उसको पेमेंट कर दो। समझ रहे हो? ये है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन विद आइडियल थॉट कि यार नहीं, मुझे उसका पेमेंट करना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कभी कभी जहां तक संभव हो कोशिश करना गिव आउट ऑफ द बॉक्स थॉट या फिर येट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। देखो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो अनिवार्य है, इसको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है आपको। प्रैक्टिकल की अगर सॉल्यूशन नहीं दोगे तो फिर आपका जो उत्तर है ना वो नंबर नहीं लाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया ना अनवर्केबल है, तो वुड नॉट फेच यू मार्क्स, आपको अंक नहीं देगा वो। ठीक है, तो हमेशा लिखना हमें क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देने से आपके जो नंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। वो सोचता है कि हाँ ये बंदा जो है ना प्रशासन में काम करके कुछ इनोवेशन तो लेके आएगा, कुछ नई चीज लेके आएगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जिस पुराने ढर्रे से प्रशासन चल रहा है उस पुराने ढर्रे से प्रशासन ना चले, उसमें कुछ ना कुछ नयापन आता रहे। बस ये समझने की चीज है। ठीक है, सॉर्टेड है। इसके अलावा नेक्स्ट बात है कि ट्राई टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। ठीक है, स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिरोजनी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक्टर का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कोई भी निर्णय लेके कोई भी कार्य कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग सम एक्ट, चाहे वो लीडरशिप का हो या फिर जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके सामने डिलेमास आए हुए हो। जैसे एक एग्जांपल है, आई थिंक 2015 या 16 में एक केस स्टडी आया था कि एक फीमेल है, बहुत अच्छी खासी जॉब छोड़ के वो अपने यहाँ भारत आती है और यहाँ पे एक एनजीओ या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहती है, लेकिन समाज के लोग उसके अगेंस्ट हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका जो प्रधान है उसको परेशान कर रहा है। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए यहाँ पे? जो वो फीमेल आई है वो, जो सोसाइटी है वो, गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर, एक्टर कौन हो गया यहाँ पे? प्रधान जो एक्टर हो गया और जो फीमेल है वो एक्टर भी हो गई। ठीक है, तो ऐसा है, इसका मतलब यही है। ट्राई टू प्रोवाइड, ये जो नेक्स्ट बात है क्या है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। हाँ, स्पेसिफिक सॉल्यूशन का मतलब है अवॉइड जनरलाइज सॉल्यूशन। जैसे आई वुड टेक स्टेप्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है कि हम पारदर्शिता बढ़ाएंगे। अरे बढ़ाओगे कैसे भाई साहब, ये भी तो बताओ। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे घोषणा पत्र थोड़ी दे रहे हो आप सरकार के चुनाव के लिए कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। आप कैसे करोगे, क्या तरीका अपनाओगे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का? कि भाई मैं आईसीटी सॉल्यूशंस के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस सिस्टम लेके आऊंगा, उस अटेंडेंस सिस्टम की प्रॉपर रिपोर्ट एक पोर्टल के थ्रू आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी, तो इस तरीके से मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा। ये तो है आपका क्या, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। आप बोल दो कि मैं हर गरीब को नौकरी दिलवा दूंगा, अरे कहाँ से दिलवाओगे ये बताओ आप? कि भाई मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रिएशन करूंगा, उसमें मैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसका ध्यान रखूंगा कि बैंक उनको बिना कोलेटरल के भी फाइनेंसिंग कर सके। मैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा उनको, जिससे कि अगले 6 महीने तक उन्हें बेहतर तरीके से कोई उनका जो कॉम्पिटेंस है, कौशल निर्माण हो, वो होता रहे। फिर उनका जैसे एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो उनमें से 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को निकाल के ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाऊंगा। ऐसे अलग अलग तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा सकते हैं जिससे रोजगार का सृजन होगा। या फिर उसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि उस क्षेत्र में, उस जिले में कोई भी
जीआई टैग का प्रोडक्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ का कोई एंडेमिक प्रोडक्ट हो, ठीक है, कि भाई यहीं पे मिलता हो, कि पुष्प है, कोई फूल है, कोई जानवर है, तो उसको, या फिर कोई खाद्य पदार्थ है, या फिर कोई सी साड़ी है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़े, और उस डिमांड के बढ़ने से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। तो ये तो हो गए आपके स्पेसिफिक सॉल्यूशन। तो जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं देने, ठीक है, कि भाई मैं नौकरी बढ़वा दूंगा उन सबकी। आई होप ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग होता है पारदर्शिता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? मुझे साफ साफ बताओ। हाँ अर्पित जी, बात तो सही है आपकी। पढ़ने से आते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ पे आपको कई सारी केस स्टडीज मिलती रहेंगी कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे चीजें। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, और कुछ आपको सोचना भी पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को पढ़ेंगे ना, जैसे गवर्नेंस में अपन ने ट्रांसपेरेंसी पढ़ाई है मैंने, तो वहाँ जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है, कैसे कैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। पढ़ने से आते हैं, पढ़ने से आते हैं, और धीरे धीरे आ जाएंगे, डोंट वरी। पहले दिन नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे तो कई सारे आइडियाज हैं जो यहाँ पे, इवन इलेक्शन कमीशन जो है भारत सरकार, उसमें भी दो आइडियाज हमने प्रपोज किए थे। लकीली उन पे काम चल रहा है। हमने एक आइडिया दिया था चैटबॉट का, कि भाई जो एफिडेविट्स होते हैं और जो इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन होती है वो मोबाइल पे ही उपलब्ध हो जानी चाहिए हर कैंडिडेट को। ये मैं शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज अंडर कंसिडरेशन, और वो मतलब कंसिडरेशन नहीं, दैट इज अंडर प्रोटोटाइप बन गया है उसका, वो काम चल रहा है। तो केवल यहाँ पर ही नहीं, सौभाग्य से राजस्थान और भारत सरकार में भी हमारे दिए गए आइडियाज पे कुछ कुछ काम चल रहा है, ठीक है। करते रहते हो तो चीजें चीजें आती जाती हैं। अब बात आती है कि मान लो केस स्टडी में आपसे टू गिव ऑल द ऑप्शंस, ऐसे सवाल आते हैं कि इस स्थिति में आपके समक्ष क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपको हर तरीके का विकल्प देना है, चाहे वो घटिया से घटिया हो, जिसको आप जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको वो विकल्प भी बताना है। गिव इवन द मोस्ट अनडिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन एज वन ऑफ द ऑप्शंस, हाउएवर डोंट चूज दैट ऑप्शन। यद्यपि आप बता दोगे, लेकिन उसका चयन मत करना, ठीक है। ये बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए, कि अगर कोई केस स्टडी में ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, द ऑफर ऑफ ए ब्राइब टू यू, ऐसा है कोई एक केस स्टडी है कि भाई जिसमें आपको ऑफर दिया जाता है कि आप ऐसा कर दो तो आपको एक अच्छी खासी घूस दे दी जाएगी। तो जब आप उत्तर लिख रहे हो तो आपसे पूछा ना कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो एक ऑप्शन लिखो आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब, यानी जो ब्राइब यानी घूस को स्वीकृति, घूस की स्वीकृति हो जाए। तो विकल्प तो है ना, ही अल्टीमेटली घूस लेना एक विकल्प तो है, लेकिन हम कहेंगे कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि रिजेक्शन ऑफ ब्राइब जो है हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है और ये एथिकल कंडक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं। एक खास चीज और है कि जब भी आप उत्तर लिखें, केवल और केवल कोर इश्यू को मेंशन ना करें, बल्कि उसके सराउंडिंग जो इश्यूज हैं उनका भी ध्यान रखें। जैसे
उसके जो पेरिफेरल इश्यूज हैं, आसपास के इशू, उनको भी ध्यान दे। जैसे एक केस स्टडी मैंने इसलिए रखी, इसको समझना कि भाई कोर इशू क्या है इसका और पेरिफेरल इशू क्या है। केस स्टडी का क्वेश्चन आता, मान लो कि यू आर द हेड ऑफ ए कमिटी, एक कमिटी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है किस चीज को, इन्वेस्टिगेटिंग द इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉलेज, ऑफ किसी भी कॉलेज में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, तो एक कमेटी का निर्माण किया गया है और आप उस कमेटी के हेड हो कि भाई इस कॉलेज में किस तरीके की धांधली चल रही है, ठीक है। यू आर इन द dilemma whether to recommend for the de-recognition of college and spoil the career prospect of the student। भाई आपके पास ये ताकत है, आपने ये तो देख लिया कि भाई वो जो कॉलेज है उसमें धांधली चल रही है और आपके पास ये अधिकार भी है कि हाँ यार इसको हटाओ, कॉलेज को बंद ही कर दो। अब कॉलेज बंद कर दोगे तो वहां पे जो बहुत सारे बच्चे जो वर्तमान समय में पढ़ रहे हो किसी ना किसी ईयर में तो होंगे, उन सभी के कैरियर के साथ आप समझो ना पूरा बर्बाद कर दोगे आप उनका कैरियर। या फिर टू रिकमेंड दियर रेगुलराइजेशन इन द लाइट ऑफ फ्यूचर ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स। आप ऐसा करते हो कि नहीं इस कॉलेज को तो चलने दो क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका डिलेमा आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अगर मैंने इस कॉलेज को बंद करवा दिया तो बच्चों का भविष्य चला जाएगा, और अगर इस कॉलेज की धांधली को अप्रूव कर दिया तो फिर धांधली चलती रहेगी, तो भी ये डिलेमा है आपके, द्वंद कहते हैं इसको। इसी के साथ में बीच में आपके साथ में क्या सामने क्या सिचुएशन आती है कि यू हैव बीन ऑफर्ड ए ब्राइब ऑफ ₹5 करोड़, 5 करोड़ रुपए की आपको रिश्वत दी जाती है कि साहब इसको रेगुलराइज कर दो, ठीक है। अब इस केस में कोर इश्यू क्या है कि भाई उस कॉलेज को रेगुलराइज करूं या नहीं करूं, ये बड़ा इश्यू है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कॉलेज से मोस्ट कैंडिडेट्स वुड जस्ट एड्रेस दिस इशू, तो ज्यादातर जब बच्चे आंसर करेंगे ना तो ये रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलेज वाले इशू पे ही फोकस करेंगे। बट यहाँ पे एक और इशू है, क्या इशू है, पेरिफेरल इशू है कि भाई मुझे 5 करोड़ की जो ब्राइब है उसका भी ऑफर हुआ है, ठीक है। तो हमें इस इशू को भी रेज करना है कि भाई इस तरीके की मुझे रिश्वत का प्रपोजल आया तो फिर मुझे इसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी है। रेगुलराइजेशन करना नहीं करना वो तो खैर डिसीजन लेना ही लेना है मुझे, बच्चों का भविष्य तो बचाना ही बचाना है, लेकिन जो मुझ पे रिश्वत के लिए प्रयास किया गया, ऐसी रिश्वत आगे किसी को ना देकर इस तरीके के अनुचित कार्य नहीं किए जाए, मुझे उस पर भी ध्यान देना है। तो ट्राई टू एड्रेस दैट इशू एज वेल while addressing bribe issue। प्लीज डोंट जस्ट से कि भाई ऐसा मत करो कि आई वोंट एक्सेप्ट द ब्राइब, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना है कि हम ना तो रिश्वत लेंगे और बल्कि रिश्वत देने वाले के अगेंस्ट, जिसने मुझे रिश्वत का ऑफर दिया है उसके अगेंस्ट कार्यवाही करेंगे और उसकी शिकायत करते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है। कोशिश ये और करनी है कि हम सॉल्यूशंस जो होंगे, जो केस स्टडी दी जाती है ना, उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या है कि या तो कॉलेज को रेगुलर करो या फिर कॉलेज को रेगुलर कर लो, तो ये टिपिकल सिचुएशन है ना, तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हमें एथिक्स के केस में यही कोशिश करना है केस स्टडी में कि हम संतुलन बना के रखें। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा ये संतुलन बना रहे ये अनिवार्य नहीं है। आप ये सोचो कि यार हमेशा परफेक्ट संतुलन बने, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई कई बार आपको धर्म की पूरी तरीके से साइड लेनी ही होती है, ठीक है। जैसे अभी पिछला जो एग्जांपल दिया उसका मैं बैलेंस बता देता हूं तुम्हें कि अधिकतर कैंडिडेट क्या कहेंगे कि आई शैल रिकमेंड डी रिकॉग्निशन, क्योंकि कॉलेज जो है उसको बंद कर दो क्योंकि उसमें धांधली हो रही है और इस तरीके के कॉलेज को अगर बंद नहीं किया गया फिर उनको पनिश नहीं किया गया तो फिर ये समस्या खड़ी करेगी। या फिर दूसरा पक्ष क्या रखेंगे लोग को कि आई शैल रिकमेंड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलेज, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो ये दो अप्रोच है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों अप्रोच की बजाय हम एक संतुलन लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, rather try to think of a solution that penalizes the कॉलेज को, भाई गलती किसने की है, कॉलेज ने। बच्चों ने गलती की है क्या, नहीं। तो बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलेज ने गलती की है तो कॉलेज को तो दंड मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन लेंगे कि अलाउिंग ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट की, भाई जो अभी बच्चे एनरोल्ड हैं उनका तो कैरियर, उनका जो कोर्स है उसको पूरा करने देंगे, ठीक है। और उनकी जो डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन नए जितने भी एडमिशन है उनको कंप्लीटली रोक देंगे, ठीक है। और
या फिर एक और विकल्प ये हो सकता है कि अगर हम आज डीरेगुलराइज करते हैं उस कॉलेज को, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें अन्य किसी कॉलेज में रजिस्टर्ड करा के उनकी जो एजुकेशन है उसको पूरा करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भविष्य है वो उन बच्चों का खराब नहीं हुआ, कॉलेज जिसने गलत कार्य किया है उसको भी सजा मिल गई। ठीक है, ये सॉर्टेड ही, तुम्हें समझ में आ गया ना? क्लियर ये चीज अभी तक? बताओ। हाँ, अगर आपने वर्तिका, अगर उन्होंने पूछा कि क्या क्या विकल्प हैं आपके पास और आप उनमें से कौन सा विकल्प चुनोगे, तो आपको बिल्कुल बताना होता है कि हाँ सर ये विकल्प है, हम इसको नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं चुनेंगे? इस कारण नहीं चुनेंगे। हम ये विकल्प है इसको चुनेंगे, तो किस कारण चुनेंगे आपको बताना होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये सॉर्टेड है। इसके बाद अपन अब यह बताओ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। अरे क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? हाँ हाँ अर्पित जी, बिल्कुल यही यही समाधान है, वो भी एक समाधान है जिससे कि कॉलेज को सजा मिले। और हाँ, बिल्कुल बैलेंस, समृद्ध जी बिल्कुल बैलेंस, कोशिश यही करनी है बैलेंस मिले। मैंने आपको वापस से डिस्क्लेमर दिया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको बैलेंस रास्ता मिल जाए। कभी कभी आपको आउटराइट भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो चांसेस कम होंगे, कंपेरेटिवली कम होंगे। लेकिन कोशिश, हमारा जो ओरिएंटेशन है, हमारा जो विचार है, वो हमेशा ये रखना है हमें कि हमें बैलेंस पे ही चलना है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिल्कुल यही तरीका है। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कुछ छोटी छोटी, इन छोटी सी चीजों की, कि जीएस पेपर 4 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें ये ब्रॉड टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, इन पे सवाल बनते हैं आपके। एथिक्स पे सवाल बनता है, आप एटीट्यूड पे सवाल बनता है, एप्टीट्यूड पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, मोरल थिंकर्स पे बनता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे बनता है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पे बनता है। ठीक है, ये कुछ पोर्शन है जिन पे सवाल बनते हैं। अब एथिक्स में क्या सब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, तुम सिलेबस में देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई एसेंस क्या है एथिक्स का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स की ह्यूमन लाइफ में, डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या है, इसके क्वेश्चन बनता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है सीधा सीधा। ठीक है, फिर उसके बाद एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, लेसन फ्रॉम लाइव टीचिंग, ये सारा है, रूल ऑफ फैमिली सोसाइटी है। तो ये एथिक्स वाले पोर्शन में ये सवाल बनते हैं। तो अब अगर मैं इनका एनालिसिस देखूं तो 2019 तक, अब देखो 2013 में 6 क्वेश्चन आए हैं, 4 थ्योरी में और 2 केसेस स्टडी में। मतलब इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं कब? 2013 में। उसके बाद आए हैं 2014 में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, 2020 का अभी इसमें एनालिसिस नहीं है, तो वहां पे डिक्रीज होने का ट्रेंड शामिल है। समझ रहे हो? ये बात क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर तुम ये ध्यान रखोगे तो ये समझो कि 2 आया, इसका मतलब अब कभी भी नेक्स्ट ईयर ये बहुत ज्यादा आ सकता है। इसको भी समझना
जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही ट्रेंड अगर मैं एग्जांपल के लिए देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने उसमें सवाल दे दिया एग्जांपल कि एथिक्स के टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज in enhancing the following three major components of comprehensive national power. First is human capital, second is soft power, cultural and policies and social harmony. तो इस सवाल ने ये पूछा है कि भाई नैतिकता और मूल्य किस तरीके से इन तीन चीजों को, मानव संसाधन को, आपकी सॉफ्ट पावर जो है उसको, और जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक सौहार्द है, उसको किस तरीके से बढ़ाते हैं, ये आप बताइए। तो ये सीधे सीधे एथिक्स आपने यहाँ लिखा है ना, ये देखो मैंने कहा ना एसेंस, ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, और फैमिली सोसाइटी, उन सबका वैल्यूज में इनकलकेशन कैसे होता है, ये तीनों को मिला के उसने ये सवाल पूछ लिया आपसे। तो सवाल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, इन मिक्स्ड इसे कहते हैं, इंक्लूसिव या मतलब हॉलिस्टिक क्वेश्चन बन के आ रहे हैं एक टॉपिक से। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा यार ये सब पढ़ना है, सबको ऐसे समझना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर इसके बाद एक आपका केस स्टडी था। ठीक है, इस केस स्टडी में साफ साफ इसने पूछा कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। भाई कौन कौन से एथिकल इशू आपके सामने इस केस स्टडी में इन्वॉल्व हैं, तो सीधे सीधे आपके इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड में तीन चार टॉपिक बनते हैं। पहला क्या है, एटीट्यूड होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सीधे सीधे ये पोर्शन है। दूसरा, इट्स इन्फ्लुएंस, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, इसका विचार और व्यवहार से, थॉट एंड बिहेवियर से क्या संबंध है। एटीट्यूड यानी मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें तो उसमें आपके नॉन पार्टिजनशिप और इम्पार्शियलिटी वो भी चीज आ जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से करते हैं। परसुएशन यानी किसी को मनाना, समझाना, किसी को किसी कार्य के लिए एग्री करना, वो आपके एटीट्यूड और सामने वाले के एटीट्यूड के ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें कितने सवाल हैं, 2013 में इससे कोई भी सवाल नहीं आया, लेकिन उसके बाद हर साल इससे एक ना एक सवाल आया ही आया है। तो इसका मतलब आपको एटीट्यूड को अच्छे से पढ़ना है। और एटीट्यूड में भी मैं बताऊं आपको, मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है ना, और ये जो परसुएशन वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पे काफी ज्यादा सवाल है। देखो यहाँ पे दो सवाल जब भी आए हैं तो हमेशा एक केस स्टडी में आया, एक थ्योरी में आया। अदरवाइज ये दो थ्योरी के सवाल भी आए हैं, बाकी थ्योरी का एक सवाल तो 100% इसमें आता ही आता है। तो अब आप मेरे ख्याल से किसने पूछा था ये सवाल की थ्योरी और इसमें क्या अंतर है, ये मेरे से किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा। बॉडी पार्ट और थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी का मतलब यही है कि एटीट्यूड, ये जो चार टॉपिक बताया ना अपन ने कि भाई कंटेंट क्या, स्ट्रक्चर क्या, ये तो है इस एटीट्यूड की थ्योरी। बॉडी पार्ट किसी भी उत्तर में आप अलग से बना के लिखते हो, वो आता है आपका बॉडी पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि भाई अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट। कोई भी जो सिविल सेवक है उसके लिए सकारात्मक अभिवृत्ति बहुत आवश्यक है। क्यों, who is often required to function under extreme stress, what contributes to a positive attitude in a person। तो उन्होंने सीधी सीधी बोला कि भैया ये जो सकारात्मक आपका एटीट्यूड है ये कैसे बना के रखा जाता है, सीधी सीधी बात है, समझ गए। ये सवाल इन्होंने पूछा गया, तो इसमें आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि एटीट्यूड ये होता है, फिर आप उसे बताओ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, फिर आप ये बताओ कि क्यों सिविल सर्वेंट के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर आपको बताओ कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाया जाता है, और फिर लिखो आप इसका कंक्लूजन। ठीक है, अभी आंसर लिखवा नहीं रहा, कल से अपन आंसर राइटिंग करेंगे इन्हीं सब चीजों पे। ये हल्का सा तुम्हें आइडिया मिल गया। स्ट्रक्चर जो मैंने बोला कल, अपन चिंता मत करो, केवल अपन सवालों के इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्या इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयार करके आना। अब यहाँ की अगर अपन बात करें तो ये केस स्टडी है, इसमें एटीट्यूड के ऊपर की बात है। जैसे
व्हाट इज एंश्योर गर्ल्स सेफ्टी। तो गर्ल्स सेफ्टी का एटीट्यूड है कि यार महिलाओं को सुरक्षित रखना है। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे अभी एक मूवी आई थी गुजरात, उसकी फीमेल फोर्टिसाइड पे ही है, फिटिसाइड पे, कि भाई उसमें ये बोला जाता है कि भाई उन्होंने बोला कि एक बच्ची है, स्कूल जा रही है और बाहर जो लड़कियों से छेड़ते हैं, तो वहाँ एक जो कैरेक्टर वो स्टेटमेंट देता है कि लड़कियों को खुशबू वाले साबुन से नहाना बंद कर देना चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि लड़कियों की महक से जो लड़के हैं उन पे प्रभाव पड़ता है और उनका जी मचलता है, मतलब जो ऐसा होता है। तो ये है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल। तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो इसका एंश्योर गर्ल सेफ्टी क्या, उन्होंने कह दिया लड़कियों को नहाना नहीं चाहिए, कल को कहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो ये इज इट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल? नो, इट इज नॉट द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल। तो ऐसा ही इस एटीट्यूड से ही सवाल बन के आता है। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या है आपका, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और इसके ऊपर भी यहाँ फॉलोइंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाउंडेशनल वैल्यू में क्या क्या आगा आपके, इंटेग्रिटी आ गया, इम्पार्शलिटी है, नॉन पार्टीजनशिप है। इसी टॉपिक पे अपन कल से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको पढ़ के आना, इसको सुन के आना सारे लेक्चर्स, इसका जो हार्ड कॉपी मतलब जिसका जो ये सॉफ्ट कॉपी पीपीटीज वगैरह है इनको देख के आना। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या है, एम्पैथी क्या है, टॉलरेंस क्या है, कंपैशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इन पे सीधे सीधे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनते भी हैं। ठीक है। और आप ये देखो कि ऑन एन एवरेज इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और 2014-15 में तो खूब ही सवाल आए हैं इससे। आप आज से 40 और 20 60 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके 10 30 60 70 नंबर के क्वेश्चन बन के आए हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका वाला पार्ट। और अभी तक में कोई डाउट है तुम्हारे को? अभी तक में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। हेलो। हाँ वो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज नहीं आएगा? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ओके, इसमें हो रहा था यार मैं। ठीक है। हाँ ओके, चलो थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं, ये एग्जाम्पल का है। जैसे द will to power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and principle of moral duty. Examining this statement in the context of international relation. तो हमने बात की किसकी, मोरल ड्यूटी की, रेशनैलिटी की। तो आप ये देखो, ये जो रेशनैलिटी है ये ऑब्जेक्टिविटी से कहीं ना कहीं सीधे सीधे जुड़ती है। तो इससे यहाँ से ये सवाल आता है। हाँ समृद्ध, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला 2020 और 21 का करने का, समझ रहे हो? तो वो ठीक है, ऑन एन एवरेज तुम लोग भी थोड़ा सा एफर्ट करो। फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे एज एन स्टूडेंट मैंने ये काम किया हुआ था, तो वो मेरे को यहाँ पढ़ाने में काम आया। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी हमेशा यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर देखो, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया देते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि 2020-21 के पेपर तुम देखो, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि कहाँ क्या कैसे सवाल हो रहे हैं या बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर हेडिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। ये केस स्टडी है, इसमें भी बताया कि भाई एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। इसका मतलब कोर वैल्यूज ऑफ एनी सिविल सर्वेंट। ये पूरा एक केस स्टडी है जिसमें कुछ कुछ बताया होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे पूछा उसने यही है कि क्या वैल्यू एक सिविल सर्वेंट को चाहिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो हो सकता है इनमें से आपके ये ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होगी, इम्पार्शियलिटी या नॉन पार्टीशनशिप चाहिए, या एम्पैथी चाहिए हो सकती है, टॉलरेंस चाहिए हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें सामान्यतः वो यही करते हैं कि आपको देते हैं स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट का आपका क्या नजरिया उस स्टेटमेंट के बारे में। वापस से मैं कहूंगा कि पहला या दूसरा स्टेटमेंट जो आज
मैसेजेस या कमेंट्स आए हुए हैं, उनमें से किसी का एक यही कमेंट था कि सर क्या हम अपना खुद का आइडिया लिख सकते हैं। तो मैं उसको यही बताना चाहूंगा कि हाँ, आपको अपना ही विचार रखना है। आप एक्चुअली उस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आपको ये ही बताना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। और इंक्रीज हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस का नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपका एथिकल कॉम्पिटेंस जो है ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से निकल कर आता है। इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं, बहुत तेजी से इन पे फोकस करके इन्हें क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने 3 लिए हैं यहाँ पे, कि भाई स्वामी विवेकानंद साहब है, उनका स्टेटमेंट है कि व्हाट डज द कोटेशन मीन टू यू। बस ये जो कोटेशन हम बता रहे हैं उसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि कंडेम नन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट ए हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। तो ये जो स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का, उसमें उन्होंने कहा है, हिंदी ट्रांसलेशन उसमें होता ही है कि किसी की बुराई मत करो। आप अगर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अन्यथा आप अपने हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो, अपने भाइयों बहनों जितने भी लोग हैं उन सबका कल्याण की इच्छा रखो, उनको भगवान की दुआ दो और उनको उनके रास्ते जाने दो। ये तो है कोटेशन। तो इसने ये पूछा कि आपके लिए, आप देखो शब्द देखो इंपॉर्टेंट, व्हाट डज द कोटेशन मीन टू यू। आपके लिए कोटेशन क्या मीनिंग रखती है, मायने रखती है। समझ रहे हो इस बात को, ये ध्यान रखने की चीज है। यहाँ ये आपको समझना, तो यहाँ पे आपको आपकी मीनिंग बतानी है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लिखनी होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? इतना टफ नहीं है, चिंता मत करो तुम। सुन के घबरा रहे होगे, लेक्चर सुनोगे मेरे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे आंसर लिखने हैं। अच्छे से कर लेंगे, चिंता मत करो। बस रखना पेशेंस, और पैडल जो है ना, पैडल पैडल मारते रहना। ठीक है, नेक्स्ट भी सोक्रेटिस का स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इमोशनल इंटेलिजेंस में सीधा सीधा है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है और यूटिलिटीज क्या है, और एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीधे, या तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या टाइप्स हैं, या फिर इसका केस स्टडी में सीधा यूटिलाइजेशन है। तो आप ये देखो कि थ्योरी और केस स्टडी, ये दोनों क्वेश्चन जो केस स्टडी में है, बाकी एक एक क्वेश्चन सामान्यतः केस स्टडी में आता ही रहता है। जैसे एक क्वेश्चन ये आई हुई, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी मैंने यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे हैं, ये सब के सब यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है। हाँ, ईयर वाइज नहीं लिखें कि भाई हो सकता है कोई 16 में आया हो, कोई 13 में आया हो, कोई 18 में आया हो, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 तक आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस अर्पित जी, बिल्कुल लिख सकते हैं हाँ अपन। तो इसने सीधे सीधा क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, कैन दे बी लर्नड। इसको डिस्कस करो। तो आपको ये बताना है कि हाँ भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पे केस स्टडी आई हुई है, तो इस केस स्टडी को जब अपन करेंगे तो मैं और थोड़ा डिस्कस करूंगा, तब अपन को पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, ये समझाना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से। तो उसमें क्या क्या आते हैं, सिविल सर्विसेज की वैल्यू क्या है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उनका स्टेटस और प्रॉब्लम क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या क्या उनके सामने आते हैं, डिलेमास क्या है गवर्नेंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लॉज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कंसाइंस क्या है, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अगर आपको एथिकल काम करना है तो आप किस तरीके से गाइडेंस प्राप्त करते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का, एथिकल गवर्नेंस का, तो बहुत सारे डायमेंशन बनते हैं इन पे। सवाल आप ये देखो इंक्रीज हो रहे हैं, इस पर हमेशा 100% 2 या 3 सवाल आए ही आए हैं। तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक करना है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, तो ये शामिल हो गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक टर्म का एग्जांपल देता हूँ, व्हाट द टर्म पब्लिक सर्वेंट एक्सप्लेन्स टू यू। तो यहाँ पे आपको अपना ही भाव रखना है कि भाई मेरे हिसाब से पब्लिक सर्वेंट क्या है, लेकिन चूंकि मैं जो तुम्हें बता चुका हूं कि भाई छोटे सिंपलेस्ट वर्ड्स और इजीएस्ट लिमिटेड मिनिमम यूसेज ऑफ वर्ड, ये दोनों चीजें रखनी है। सिंपल सरलतम शब्द रखने हैं और मिनिमम शब्दों का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखने की चीज है। ऐसे ही ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ठीक है,
तो अब इसमें आपको ये बताना है कि सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज वाले पार्ट क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी समझानी है। ये दोनों क्लियर हो गए। ऐसी प्रोविटी इन गवर्नेंस है, उसमें इतने सारे टॉपिक आते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं हर साल। 2 या 3 क्वेश्चन देखो सीधे सीधे आ ही रहे हैं। एक एक स्टेशनरी है, थ्योरी है, तो 30-40 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बड़ा वास्ट डायमेंशन बन जाता है इसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो ये मेरी तरफ से तुम्हें आई होप कि क्लियर हो गया होगा चीजें। अब ये अगर कोई डाउट बच रहा है तो पूछ लो, नहीं तो कल से कमर कस लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और कुछ ना कुछ लिखना। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक तुमसे शेयर कर दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां आंसर शेयर करना है, मैं वापस कह देता हूँ। नाम लिख के, बैच क्या है तुम्हारा वो लिख के शेयर करना है तुम्हें। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन अब उसको वाइंड अप करते हैं। और मुझे बताना कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। कुछ आंसर वांसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। ठीक है। अच्छा, दीक्षा जी क्या क्वेरी थी? एक सेकंड। अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड। ओके, मैं बताता हूँ दीक्षा जी की क्वेरी क्या थी। अच्छा, देखो दीक्षा जी, दो तरीके होते हैं हाउ टू स्टार्ट। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, आप वर्तिका स्टार्ट करना शुरू करो ना। मैंने बोला कि क्यों, जब आपको मीन्स आपके आईएएस का सिलेक्शन जो है वो निर्भर ही आपकी आंसर राइटिंग पे करता है, करेक्ट? तो फिर डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको अभी से उत्तर लिखना है। सीधी सीधी बात है। आप क्यों उसको डिले कर रहे हो? और यही वो ताकत है जो आपकी रैंकिंग लेके आएगी। तो इसे कहते हैं ना कि नेकी काम जितनी जल्दी शुरू हो सके उतनी जल्दी। आप किसी मुहूर्त का इंतजार न करें, आप अभी से ही लिखना स्टार्ट करें। हाँ, प्रेफर्ड यही है कि पुराने जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनसे लिखना शुरू करें। तो एथिक्स और बाकी सब्जेक्ट में डोंट वरी, अपन लोग वही लिखवाएंगे, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर कभी कभी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ दूसरे इधर उधर के क्वेश्चन भी दूंगा। बाकी यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की आ, मतलब उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका। हाँ, शुरुआत देखो। हाँ, दीक्षा के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था, किसी भी सब्जेक्ट से शुरुआत करो। मेरे केस में क्या करता हूँ, मैं टफ सब्जेक्ट जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैं उससे शुरुआत करता था। सामान्य तो लोग हिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है उनसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन एकदम से मैं आपको ज्योग्राफी का सवाल दे दूंगा, टिपिकल जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इकोनॉमिक्स के सवाल दे दूंगा, तो वहां आपको लिखना मुश्किल होगा। एथिक्स के केस में क्या है, एथिक्स बिल्कुल ही नया है, ये किसी के ही पार्ट का नहीं है, तो सबको इसको पहली पहली बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को, एक्सेप्ट फिलोसफी का जो स्टूडेंट है। उसके अलावा प्रत्येक स्टूडेंट को एथिक्स को नई तरीके से ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी से भी शुरू करो जिससे आपकी इच्छा होती है, लेकिन स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो। ठीक है। और वर्तिका का आंसर कर दिया मैंने। लिव लाइफ भी शायद मैंने थोड़ा बहुत आंसर कर दिया है। यस, मैंने कर दिया है। और दीक्षा, इज इट क्लियर? मैंने जो आपने पूछा था थोड़ा बहुत शायद मैंने बता दिया है। बताइए, इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल सही बात है। पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सही। आपने बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया। पढ़ो, समझो और लिखो। बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो वाइंड अप किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबके सवालों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट वाज ए इंटरेक्टिव सेशन, जिससे कि आपके सवाल जो थे वो शायद मैं कुछ आंसर कर पाया। और कल से अपन अच्छी सी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, है ना।